हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज का ये वीडियो थोड़ा ख़ास है और ये मेरा वीडियो दो तरह के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एक जो अभी अभी जूनियर अकाउंटेंट का पेपर लगा के आए हैं, और एक अगर आप इस साल भर बाद या 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं तो वो बच्चे जो एग्ज़ाम में जाने वाले हैं। सो पहले तो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा उन बच्चों को जो ये पेपर दे के आए हैं। देखिए, पास फेल होंगे आप में से कुछ, वो बात की बात है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रयास करना। हालांकि जब अपन बहुत मेहनत करते हैं, साल साल 2-2 साल की मेहनत करते हैं, तो ये स्वाभाविक सी इच्छा होती है कि हमें एक फल मिले, हम भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आएँ, हमें फेल्योर ना माना जाए। पर सर, फेल्योर जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से पेपर देने की कोशिश की है, आपने उसके लिए दिन रात मेहनत की थी, तो फिर आप संतुष्ट होंगे सर। रिज़ल्ट अच्छा आता है तो ज़्यादा खुशी होती है, पर रिज़ल्ट अगर कम अच्छा आएगा तो भी इन साल 2 साल के अंदर आपके अंदर कुछ तो ऐसा डेवलप हो गया है जो पहले नहीं था। थोड़ा सा मैं जब इस पेपर का एनालिसिस करूँगा तो भी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। जल्दी मैं सॉल्यूशन बताना शुरू करूँगा, बट उससे पहले मैं कहूँगा पेपर नो डाउट टफ आया था। इससे पहले जो पेपर हुआ था समथिंग 2016 के आसपास, वो पेपर के मुकाबले इस पेपर का लेवल बहुत हाई था। उसका एक रीज़न आप ये भी कह सकते हैं कि एक बार पोस्टपोन्ड होकर आया और 1.5-2 साल के इंतज़ार के बाद ये पेपर हुआ। ये भी कहूँगा कि पेपर सेटर ने सच में बहुत मेहनत की है, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी एक जगह से क्वेश्चन बनाए। उन्होंने किताब के अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए हैं। इससे एक चीज़ बहुत तय है कि जिन्होंने सच में बहुत अच्छी मेहनत करी है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, और जिन्होंने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई की शायद उन्हें इस बार निराशा लगेगी। लेकिन मैंने कहा ना, इससे आप ये लेसन ले सकते हैं कि हमें नेक्स्ट टाइम कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे अप्रोच रखनी है। एक डिस्क्लेमर है ये, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ समथिंग 14 फरवरी और 15 फरवरी को, 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके 4-5 दिन बाद मैं शूट कर रहा हूँ, तो तब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। तो ये मुझे जो लगता है, मेरी जो नॉलेज है या मैंने किताबों में से देख के जो बता पा रहा हूँ, वो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द ऑफिशियल आंसर की। जस्ट ये इसलिए है कि मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ाए थे इस बार, और ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम होने के बाद एक रहता है कि सर पेपर एनालिसिस करो एंड सर कट ऑफ कितनी जाएगी, एक जनरल क्यूरियोसिटी रहती है। तो कट ऑफ कितनी रहेगी इस पे एक वीडियो मैं नेक्स्ट वीक बना दूंगा, जो मेरे को लगता है कि रह सकती है। अगेन वो भी सही गलत हो सकती है। और ये पेपर एनालिसिस में 2-3 क्वेश्चन हो सकता है कि मैं जो सोचने का तरीका है और जो बोर्ड आंसर की रिलीज़ करता है उसमें थोड़ा सा डिफ़र हो जाए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक्यूरेसी मेंटेन करने की। सो अब शुरू करते हैं बगैर ज़्यादा समय गंवाए। अ गवर्नमेंट सर्वेंट गॉट अपॉइंटमेंट ऑन अ गजेटेड पोस्ट आफ्टर अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ। कहता है, हिंदी में क्वेश्चन थे, एक स्क्रीन पे कम आ पाते हैं क्वेश्चन, तो हिंदी में कर लेता हूँ। 15 महीने की ट्रेनिंग के बाद एक बंदे को अपॉइंट किया गया। ही रिजाइंस फ्रॉम द पोस्ट 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग लेके आया, उसके 1 साल के अंदर उसने जॉब छोड़ दी या 1 साल बाद जॉब छोड़ दी। ही हैज़ टू रिफंड। तो अब गवर्नमेंट ने उसको सिखाया किया और उसने 2 साल के अंदर अंदर जॉब छोड़ दी। तो ये नियम ये होता है कि अगर कोई बंदा ट्रेनिंग के दौरान या 2 साल के अंदर अंदर अगर जॉब छोड़ देता है तो उसकी ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हुआ वो उसे लौटाना होगा। तो पहला ऑप्शन था उसे 1 साल की सैलरी लौटानी होगी, तो ये गलत ऑप्शन है। एमोल्यूमेंट्स पेड टू हिम ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग, उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे जो भी दिया उसे लौटाना होगा, हाँ। और गवर्नमेंट ने उसकी जो ट्रेनिंग पे व्यय किया वो भी लौटाना होगा। अब एक बात मतलब ये समझने की है, जैसे नीचे आप ऑप्शन देखिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चन अपने को नहीं भी आते तो ऑप्शंस जिस तरह के होते हैं ना उससे भी अपन बना पाते हैं। पूरे वीडियो में ये बात मैं बहुत बार कहूँगा ताकि आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको थोड़ी इस बात से मदद मिले। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर आप तो खटपट खटपट आंसर की बनाओ, क्या ये 5 घंटे का वीडियो बना दिया आपने। लेकिन मैंने कहा ना, मैं दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, जो दे के आए हैं एग्ज़ाम और डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, और एक उनके लिए जो आगे एग्ज़ाम्स लगाएंगे उनके लिए भी।
तो जैसे अब इसमें देखिए मेरे 2 राइट हो चुके हैं और नीचे आप देखिए 2-2 ही चयन करने हैं, है ना? तो उससे एक आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि अब मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, यानी मैं अगले पे क्रॉस ही लगाने वाला हूँ। अगर मैं 2 में बहुत श्योर हूँ तो फिर भी एक बार चौथे को पढ़ लेते हैं। ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंसेस पेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उसको यात्रा और दैनिक भत्ता जो ट्रेनिंग के दौरान मिला था, तो ये नहीं लौटाया जाता। तो खैर ये तो नियम है, नियम से ही पढ़ा हुआ ना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो नियम बना हुआ है उसी से पढ़ा जाएगा। तो 2 और 3 जो कवर करे, तो 2 और 3 ए पॉइंट कवर करता है, तो इसका आंसर आपको ए लगाना था। हिंदी में क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बात है मेरे पास अलग अलग सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर हैं, तो किसी के पास ये क्वेश्चन पहले नंबर पे होगा, किसी पे पता नहीं कौन से नंबर पे होगा, तो वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ए इसका आंसर है, ये इसका नियम है। मैं कोशिश करूँगा GF&R और RSR के आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने की, ताकि ये आंसर थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी आ जाए, आपको थोड़ा सा आंसर ऑथेंटिक लगे। तो नियम पढ़ता हूँ मैं। प्रशिक्षण काल में दी गई धनराशि वापस जमा करना। जब किसी राज्य कर्मचारी की नियुक्ति राजपत्रित पद पर हो जाने पर उसे अपने पद का स्वतंत्रता पूर्वक कार्यभार संभालने के पूर्व किसी विशिष्ट निर्धारित समय के लिए प्रशिक्षण में जाना पड़ सकता हो, तो यदि ऐसा राज्य कर्मचारी प्रशिक्षण की अवधि में या उस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के 2 वर्ष में त्याग पत्र देता है, तो मतलब ऐसी पोस्ट है जहां ट्रेनिंग ज़रूरी है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग या ट्रेनिंग पूरी होने के 2 साल के अंदर इसने बंदे ने 1 साल के बाद ही जॉब छोड़ दी थी, या त्यागपत्र देकर किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति पर चला जाता है, तो उसे प्रशिक्षण काल में प्राप्त हुई धनराशि को ऐसे प्रशिक्षण में सरकार द्वारा किए गए अन्य व्यय सहित सरकार को लौटाने के लिए बाध्य होगा। तो यहाँ पे साफ लिखा है कि जो व्यय सरकार ने उसके ऊपर किए, किंतु इसमें संबंधित नियमों के अनुसार जो दैनिक एवं यात्रा भत्ता मिलेगा वो धनराशि इसमें शामिल नहीं की जाएगी। तो एक तो DA और TA के लिए मना कर दिया, ये रिफंड नहीं करना पड़ेगा। मैं अगेन कहूँ, और ये बात मैंने जब वीडियोस बनाए थे तो मैंने बहुत बार कही थी, और कुछ बच्चों को महसूस होगी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की आदत डालना, न केवल आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होगा, वो तो एक बेनिफिट है जो ताउम्र आपके साथ रहेगा, लेकिन ये आपकी तैयारी के चांसेस को बढ़ा देता है। केवल जब बच्चा ये कहता है कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ सर, हिंदी में कंटेंट दीजिए, मैं कहता हूँ हिंदी में लो, लेकिन केवल हिंदी में मत लो, हिंदी के साथ साथ उस चीज़ को इंग्लिश में पढ़ो, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, ये जो गूगल हिंदी होती है, उस वजह से चीज़ें पेचीदा हो जाती है। अगर आपने हिंदी में एक तरह से किसी शब्द को पढ़ रखा है और उसने दूसरी तरीके से वही शब्द पूछ लिया, तो आपके चांस बहुत ख़त्म हो जाते हैं। कम से कम हिंदी के साथ आपकी इंग्लिश पढ़ी हुई होती है, तो आपका 2 वर्ड होते हैं, ये वर्ड मिल जाए या वो वर्ड मिल जाए, तो आप थोड़ा बहुत समझ पाते हैं ये वही क्वेश्चन है। तो प्लीज़ 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 इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाओ। या कई बच्चे देखो इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद भी मतलब ज़िंदगी प्रोग्रेस करने का नाम है, तो आप आगे भी एग्ज़ाम हो सकता है बड़े लगाएं, ये तो ठीक है, ये एक एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, कोई मरने मारने का प्रश्न नहीं है। आगे दोनों के लिए राह खुली हुई है, जो ये लोग जॉब ले लेंगे वो भी आगे तरक्की के लिए और एग्ज़ाम देंगे। तो प्लीज़ मेरी बात मानिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट को कंज्यूम किया कीजिए, दोनों में वर्ड्स को समझने की कोशिश किया करेगा, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। ओके, अब देखो इंग्लिश में तो ये लाइन बिल्कुल साफ साफ लिखी है, हिंदी में तो फिर पेचीदा लाइन है। इंग्लिश में देखो मैं यहाँ से सीधा पढ़ता हूँ ना, If he resigns or takes up another employment during the period of such training or within 2 years after the completion thereof, refund to the government the emoluments paid to him during the period of such training together with other expenses incurred by government on such training। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि जो उसे ट्रेनिंग के दौरान emoluments मिले, मानदेय मिला, और उसकी ट्रेनिंग पे जो भी व्यय हुआ, लेकिन एक्सक्लूड करता है TADA को। तो हिंदी इंग्लिश वेरी वेरी नेसेसरी कंपलसरी, ठीक है। चलिए, द मेजर कॉज ऑफ लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इंक्लूड, कहता है कि उद्यमिता का विकास कम होता है या धीमी गति से होता है। हिंदी हिसाब में लिखा हुआ है नीचे, है ना, मैं अब ठीक है, मैंने इंग्लिश में ले लिया पहले क्वेश्चन। तो उद्यमिता के न्यून विकास के क्या कारण होते हैं, अपन हिंदी में देखते हैं। केवल मुद्रा द्वारा अभिप्रेरित रहना, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो क्या लिखा है, बीइंग मोटिवेटेड ओनली बाय मनी। तो सही बात है, जो केवल मनी माइंडेड लोग होते हैं। देखिए, उद्यमिता इज़ ऑल अबाउट आइडिया, इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन, इज़ ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस बारे में है। अगर आपको कोई समाज में समस्या दिखती है और आपको लगता है मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके
पैसा बना सकता हूँ, एक नया विचार ला सकता हूँ या चीज़ों को मैं नए तरीक़ों से कर सकता हूँ, तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। केवल पैसा कमाना है, अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो उद्यमिता का विकास नहीं होता। ठीक है, तो ये इसने पूछा कि हाँ भाई क्यों लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो हाँ ये बात है, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। पैशन फॉर द बिजनेस, अगर किसी में बंदे में बिजनेस का जुनून है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये लो डेवलपमेंट का रीज़न नहीं हो सकता। टेंसिटी डिस्पाइट फेल्योर, फेल्योर के बाद भी लगे रहना, अगर किसी के अंदर ये लगे रहने की भावना है तो ये लो डेवलपमेंट रीज़न नहीं हो सकता। अब अगेन आप देखिए, ठीक है, हालांकि मेरे लिए देखो ऑब्वियस सी बात है, आसान है, क्योंकि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। पोस्टमार्टम क्या होता है, एक या पोस्टमार्टम से भी आप ज़्यादा देखिए कि जैसे निशानेबाजी की प्रैक्टिस कहते हैं ना, तो एक तो होता है जब आप ट्रेनिंग के दौरान होते हैं और सामने एक बोर्ड लगा होता है, गत्ते पे आप गोलियां चला रहे होते हैं, और एक होता है जब सामने दुश्मन आ जाता है, उसको सामने आप फेस कर रहे होते हैं, उस समय गोलियां चलाना। ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ है। मैं जो अभी कर रहा हूँ वो एक गत्ते पे लगे हुए निशान पे गोलियां लगा रहा हूँ, ठीक है, निशाना अच्छा बुरा कैसा भी लग सकता है, लेकिन जब सामने दुश्मन होता है उस समय बच के गोलियां चलाना, वो टेढ़ी खीर है। तो आप वो चीज़ फेस करके आए हैं, तो मैं भी थोड़ा सा, आपको लगेगा ज़्यादा ही ज्ञान वर्षा कर रहे हो, एग्ज़ाम देते तो पता लगता। तो हालांकि ये कहूँगा कि मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, किसी पोस्ट पे बैठा हूँ तो यूं ही तो नहीं बैठा हूँ, एग्ज़ाम तो मैंने भी दिए हैं, पर हाँ आज के दिन मेरे लिए स्थितियाँ आसान है, जस्ट आपको बताना समझाना, ना ऐसे करो ना वैसे करो। जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस समय अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना, उस समय के माहौल में क्वेश्चन को सोच पाना कठिन होता है। बट मैंने कहा नहीं, कोई आखिरी एग्ज़ाम तो है नहीं, और भी एग्ज़ाम लाइफ में होंगे, तो शायद मेरी बताई हुई बातों का आपको तब बेनिफिट मिले। अभी तो जो हो गया, तो पोस्टमार्टम क्या होता है, एक बार चीज़ हो गई उसके बाद पोस्टमार्टम करने से, लेकिन आगे के लिए कुछ ना कुछ सेंस निकलता है। जब आप ये वीडियो पे 2-3-4 घंटे, मुझे पता नहीं अभी कितना लंबा जाएगा, क्योंकि मैं आज भाषणबाजी शायद ज़्यादा करूँगा, तो कितना लंबा वीडियो जाएगा आई डोंट नो, लेकिन अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो शायद आपको वर्थ इट लगेगा अपने बड़े एग्जाम्स के लिए, या अपन अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत वैल्यू ज़रूर मिलेगी, मैं बहुत श्योर हूँ इस बारे में। खैर, तो नॉट लिसनिंग टू फीडबैक ऑफ कस्टमर। अब आप देखिए, कस्टमर के फीडबैक को नहीं समझना, भाई आपने प्रोडक्ट बता दिया, आपको लग रहा है आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट दी बेस्ट प्रोडक्ट है, पर मार्केट में भी तो एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट में भी तो चेंज होना चाहिए। ये गलती मैं मेरे साथ भी कर चुका हूँ। जब मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की तो मैंने वीडियो मेरे तरीके से बनाए, लेकिन जब नीचे धीरे धीरे कमेंट आने लगे, और सच में मैंने थोड़ा थोड़ा कमेंट्स को देखा, अभी भी मेरे चैनल की बहुत स्लो ग्रोथ है, लेकिन मैंने उन पे फीडबैक पे थोड़ा थोड़ा तो काम किया ही है, इसमें तो मैं मानूंगा कि मैंने काम किया है। तो एक थोड़ा सा मेरे को एक अच्छी ग्रोथ मिली, ठीक है। तो बात केवल ये है कि आपको कस्टमर के या जो कंज्यूमर है उसके फीडबैक को सुनना होगा। तो ये जो नहीं करते हैं उसके अंदर फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं हो पाती, या लो एंटरप्रेन्योरशिप रहती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप कस्टमर के फीडबैक को नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा बेटर ये होता कि ना, लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बजाय ये क्वेश्चन होता कि एंटरप्रेन्योर्स के फेल हो जाने के क्या कारण होते हैं, यानी ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो हेडिंग लाइन है वो थोड़ी इस तरह होनी चाहिए कि एक उद्यमी के असफल होने के क्या रीज़न हो सकते हैं। तो केवल मनी माइंडेड होना, कस्टमर के फीडबैक को ना सुनना, और थॉट द एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न। कभी कभी किसी आदमी लगता है कि नहीं उद्यमी तो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, ये उद्यमिता का गुण सीखा नहीं जा सकता, मतलब आप सीखने के लिए एक तरह से तैयार नहीं होते। आप मानते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो बॉर्न टैलेंटेड होते हैं और इस चीज़ को अक्वायर नहीं किया जा सकता। तो ये जो सोच है ये आपकी सीखने की क्षमता को थोड़े से संकुचित करती है और लो डेवलपमेंट का रीज़न बनती है, ठीक है। और अगेन जैसे मैंने कहा, इस बार आपको जैसे मान लीजिए मैं इतने राइट ना लगा था, जब मैं नीचे लेकिन ऑप्शन देखता हूँ तो मुझे 3 सेलेक्ट करने हैं। तो अब मैं जैसे बताऊँ आपको, एक आप इसको समझिएगा, बिजनेस के लिए, सेकंड को देखिए, बिजनेस के लिए पैशन होना ये तो अच्छी बात है, तो ये लो डेवलपमेंट रीज़न हो नहीं सकता। तो 2 तो मुझे सेलेक्ट करना ही नहीं है। ये सीखने का तरीका ये होता है कि 2 रीज़न नहीं हो सकता। तो जहां जहां 2 आ रहा है, 2 यहां आ रहा है, ये कट जाएगा, 2 यहां आ रहा है, कट जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए और बी ऑप्शन तो तभी खारिज हो गए जब आपको पता है कि बिजनेस के लिए पैशन होना लो डेवलपमेंट का रीज़न नहीं हो सकता।
या 3 भी तब खारिज, 3 में भी पता है कि असफलता के बावजूद लगे रहना ये तो अच्छी बात है, तो ये भी लो डेवलपमेंट का रीज़न नहीं हो सकता, तो मुझे 3 को भी खारिज करना है। तो जिसमें 2 आ रहा है या 3 आ रहा है वो मुझे खारिज करना है, तो इसमें जैसे 3 आ रहा है मुझे खारिज करना है। तो कई बार क्या होता है, एलिमिनेट करके भी आप चीज़ें पकड़ सकते हो। या तो चीज़ आपको आती हो या आपको ये पता हो कि यार ये तो नहीं हो सकता, तो वो हटा के भी आप चीज़ों को कर सकते हो। तो 2 और 3 हटाते ही आंसर सामने 1, 4 और 5 निकल के आ गए। पहले मैं आपको पॉजिटिव राइट वाले एंगल से बताया, वो होवे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एलिमिनेट करना भी एक गुण हो पाता है। ये धीरे धीरे ऑब्वियस ही बात है, मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू थोड़ा आप समझें। और बाकी तो देखो, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत शिल्प पड़त निशान। यही बात है, जिन्होंने भी प्रैक्टिस की है उनको उसका प्रसाद या फल मिलने वाला है। जिन्होंने भी घास काटी है उनको देखो थोड़ी बहुत सज़ा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वीडियो के नीचे भाई कमेंट वाले करना, और तो करनी ही है आपको। गालियाँ वालियाँ मत बकना रहा, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे आदमी जो 8-10 महीने से मेहनत कर रहा होता है, रिज़ल्ट ऑब्वियस ही बात है अगर फेवरेबल नहीं जाता है तो वो निराश होता है। लेकिन निराश होने के बाद मैं कहता हूँ उसको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत होती है, आत्मविवेचन करने की ज़रूरत होती है। फेल्योर कहीं से भी बुरा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट किया आप लोगों को कि आपने एक प्रयास किया। बहुत सारे लोग होते हैं जो फॉर्म ही नहीं भरते, बहुत सारे लोग होते हैं कोशिश ही नहीं करते, तो आपने तो कोशिश की है। बुरा आपको केवल इसलिए लग रहा है कि वो एक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कई बार आप उस प्रोसेस के अंदर इतना सीखते हैं ना, वो आपको लाइफ टाइम काम आता है। आपको पता चलता है कि कभी कभी घास काटा हुआ मुश्किल कर देता है, कभी कभी शॉर्टकट्स तकलीफ देते हैं, ठीक है। तो जस्ट ये है भावना बताने की, बाकी तो आप जैसा लेना चाहें। सॉरी। द टर्म डेपुटेशन कवर्स ओनली अपॉइंटमेंट मेड बाय। तो डेपुटेशन वर्ड, ये एक आसान क्वेश्चन था रिलेटिवली। डेपुटेशन का मतलब होता है टेम्परेरी ट्रांसफ़र। अगर किसी को टेम्परेरी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए भेजा जाता है, तो वैदेशिक सेवा वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। तो टेम्परेरी बेसिस पर, अस्थायी आधार पर जब किसी को भेजा जाता है तो उसे प्रतिनियुक्ति कहते हैं। एक्चुअली इसको कार्य व्यवस्थार्थ बोलते हैं। कि जैसे कोई, मान लीजिए एक कॉलेज है हमारा, दूर का कॉलेज है, वहाँ पे कोई फैकल्टी नहीं है, 0 पोस्टिंग है, तो हम में से जो हमारा डायरेक्टरेट होता है उसने किसी को भेज दिया कि आप वहाँ जाइए, और वहाँ 3, 4, 5 महीने हैं, जब तक वहाँ पे हम किसी को रिक्रूट करते हैं तब तक आप व्यवस्था संभालिए। तो वो होता है वैदेशिक सेवा। तो यहाँ वैसे होता है कि दूसरे डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वहीं से मैंने शब्द उठाया है। एक शब्द है प्रतिनियुक्ति में, अस्थायी आधार पर स्थानांतरण द्वारा की गई ही नियुक्तियाँ ही आएंगी। तो प्रतिनियुक्ति में अस्थायी आधार पर की गए ट्रांसफ़र ही आएंगे। इसके अंतर्गत ट्रांसफ़र या अंतिम विलीनीकरण, एब्जॉर्प्शन या खुले बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा उक्त संस्थाओं में सीधी भर्ती से की गई स्थायी नियुक्ति शामिल नहीं है। इंग्लिश में साफ वर्ड है, द टर्म डेपुटेशन विल कवर ओनली अपॉइंटमेंट मेड बाय ट्रांसफर ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। इट डज नॉट कवर परमानेंट अपॉइंटमेंट मेड बाय ट्रांसफर और फाइनल ऑब्जर्वेशन और एब्जॉर्प्शन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन कॉम्पिटिशन। तो ये सब शामिल नहीं है। तो अगर कोई परमानेंट ट्रांसफ़र होकर आता है तो उसे डेपुटेशन नहीं कहेंगे, या किसी को फाइनली उसी विभाग में रख लिया जाता है तो उसे डेपुटेशन नहीं कहेंगे, या कोई सीधी भर्ती से, जैसे अभी आप लगभग सीधी भर्ती से सेलेक्ट होके जा रहे हैं तो आपके लगाए जाने को पोस्ट किया जाना कहेंगे, आपको ऑन डेपुटेशन नहीं कहेंगे। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज़ ऑफ हेड ऑफ ऑफिस। अब इसके अंदर थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क था। यहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस लिखा है यानी कार्यालय अध्यक्ष, हिंदी में भी कार्यालय अध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में HOD छपा हुआ था, ठीक है। तो HOD का वैसे में फुल फॉर्म होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, विभाग अध्यक्ष। तो ये के साथ इसकी ये जो इंग्लिश थी ये थोड़ी सी गलत थी, लेकिन क्या ये क्वेश्चन को डिलीट करने जैसा बना देती है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि आगे की जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें साफ लिखा हुआ था कि इंग्लिश और हिंदी में अगर अंतर है तो इंग्लिश वाले मान्य होगा। तो अब ये क्वेश्चन इंग्लिश के आधार पर पढ़ा जाना है, और वैसे भी इसकी हिंदी में भी प्रॉब्लम नहीं है, यहीं थोड़ी सी लिटिल बिट प्रॉब्लम है, बाकी तो क्वेश्चन सही ही था। तो हेड ऑफ ऑफिस जो एक कार्यालय के हेड होते हैं, जैसे मैंने कई बार मेरे एग्जाम्पल से बताया कि हमारा कॉलेज है तो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं
वो हेड ऑफ ऑफिस है। तो उनका क्या काम है? टू साइन एज DDO ऑल बिल्स टू बी प्रेजेंट टू द ट्रेजरी। ट्रेजरी में जितने भी बिल जाएंगे उस पर वो DDO के तौर पे दस्तखत करेंगे। तो हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वही DDO होते हैं। तो अब एक तो आएगा ही आएगा। अब यूँ समझिए कि एक आएगा ही आएगा, इसका मतलब ये है कि जैसे B के अंदर एक नहीं है, इसके अंदर एक नहीं है, तो ये दो कट गए, कम से कम ये दो कट गए। तो अब सेकंड एंड फोर्थ में से कम मतलब एक गलत है। इसका वैसे सेंस ये होता है कि सेकंड एंड फोर्थ में से कम एक गलत है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे बी ऑप्शन हो नहीं सकता, सी ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो इनमें से कुछ तो गलत है। चलिए, टू एंश्योर दैट ऑल अपॉइंटमेंट्स आर डन ड्यूरिंग द ईयर, भाई ये सुनिश्चित करना कि सारे अपॉइंटमेंट्स इसी वर्ष हुए हैं। तो ये कोई हेड ऑफ ऑफिस का काम नहीं है, ये तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनको देखना होता है, ठीक है। सरकार की मर्जी वगैरह होती है। तो सारे अपॉइंटमेंट्स इसी वर्ष हुए हैं, ये हेड ऑफ ऑफिस का काम नहीं है। इसी तरह से टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट, तो DDO पैसे से रिलेटेड कार्य को देखता है। तो किसी को अगर एडवांस दिया जा रहा है या उसका बाद में समायोजन किया जा रहा है तो इसका एक रजिस्टर मेंटेन होगा। तो ये डेफिनेट सी बात है, ये हेड ऑफ ऑफिस का काम है। तो 1 एंड 3, अरे देखो यहाँ पे अब जैसे मेरा मान लीजिए 2 जब कट गया था ना कि 2 तो नहीं हो सकता, तो फिर ये भी कैंसिल हो गया था, है ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये मेरी समझ है, अभी तो इसकी आंसर की आनी बाकी है, बट मेरी समझ के हिसाब से इसका आंसर ए रहने वाला है। तो ठीक है, मतलब ए इन द सेंस कि जस्ट अ मिनट, मुझे क्या पसंद आए, DDO के तौर पे साइन करना और टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ एडवांस एंड एडजस्टमेंट। तो 1 एंड 3, हाँ ठीक है, तो 1 एंड 3, तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। ओके, हाँ, ऑप्शंस के हिसाब से ये आएगा। चलिए, तो अब आप देखो ये, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कंफर्टेबल माहौल में बैठा हूँ तो मेरे साथ फंबल हो सकता है, मैं हो सकता है गोला भर दूँ। तो इसीलिए है ना, इसीलिए है कि आपको पूरे में से पूरे तो लाने हैं नहीं, ठीक है। 50%, 60%, 40% क्राइटेरिया है, तो जितने ज़्यादा आ पाएँ। बट चूक होती है, नो डाउट। मैं कहीं क्लिप में एडिट वगैरह भी नहीं करने वाला, जो मेरे आ रहा है मन में वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट यही है, गड़बड़ हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्नड बाय एन एम्प्लॉय ऑन ड्यूटी इन फॉरेन सर्विस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ये कहता है कि निम्नलिखित में से एक कर्मचारी के द्वारा क्या उपार्जित किया जाता है जब वह एक निश्चित काल के लिए विदेशी सेवा में कार्यरत है। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इसका आंसर नहीं पता। इसका रीज़न ये है कि मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्मचारी के द्वारा क्या उपार्जित किया जाता है जब वो फॉरेन सर्विस में जाता है। तो फॉरेन सर्विस में भी जाएगा तो भी उसे वेतन तो मिलेगा ही, छुट्टियां भी उसे पैतृक विभाग के नियम अनुसार मिलेगी ही, HRA भी उसे मिलेगा ही। ग्रेचुटी के लिए थोड़ा सा देखने वाली बात है, मैं इतना नहीं ढूंढ पाया, बट A, C और D तो मिलेगा। तो इसमें लिखा है क्या उपार्जित किया जाता है, तो अब उसने कौन सी लाइन पढ़ के पेपर सेटर ने क्वेश्चन बना दिया, आई डोंट नो। तो इसके लिए मैंने इसका आंसर लिखा है कि मुझे इसका आंसर नहीं पता। देखें बाद में क्या आंसर दिया जाता है। बाकी क्या अर्जित किया जाता है, तो जैसे मैंने कहा उसे वेतन भी मिलेगा, उसे छुट्टी भी मिलेगी, उसे HRA भी मिलेगा। बी में मुझे डाउट है, शायद अगर मेरा एग्ज़ाम होता और इसमें क्या उपार्जित नहीं किया जाता ऐसा आता तो मैं शायद इसको लिख देता, लेकिन ये यहाँ पे मेरी स्थिति आप जैसे स्टूडेंट की स्थिति है। क्योंकि वैसे भी मैं आपको एक जनरल है, ये बहुत क्लियर, मैंने बहुत वीडियोस में कहा है कि मैं बेसिकली अकाउंट्स का टीचर हूँ। अकाउंट्स मेरा फेवरेट है, वहाँ चीज़ों का आना मेरा बनता है क्योंकि मैंने बहुत साल पढ़ाई की है, तो हाँ वहाँ आना बनता है। लेकिन RSR और GF एंड AR, कम से कम ये 2 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जो मेरी और आपकी स्थिति लगभग बराबर ही है। मैं भी पढ़ के पढ़ाया, पढ़ के देखा, पढ़ के ही बता रहा हूँ। तो ठीक है, नई चीज़ें मिल पाती, एक्सपर्टीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, बट ठीक है जितना पढ़ा उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे इसका आंसर समझ नहीं आ रहा, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। चलिए, ये फंबल हो जाने के बाद जस्ट मैंने उस पेपर को देखा जहाँ से ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हैं, तो मुझे ध्यान आया कि कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हुआ है। जस्ट मैं इस 4th क्वेश्चन को वापस बोलता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज़ ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की क्या ड्यूटी, मतलब समझाया सारा सही था,
ऑप्शंस ऊपर नीचे देखने की वजह से दिक्कत हुई। खैर, हेड ऑफ ऑफिस की क्या ड्यूटी है? डीडीओ के तौर पे साइन करना, हाँ ठीक है, और एडवांस और एडजस्टमेंट का रजिस्टर मेंटेन करना, हाँ ठीक है। तो ये दोनों हैं। सारे अपॉइंटमेंट्स इसी वर्ष हुए हैं, इसको इंश्योर करना ये नहीं है। और एचओडी आपको टू एक्सरसाइज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डेलीगेटेड टू एचओडी। तो हेड ऑफ ऑफिस छोटे लेवल पे होता है, तो एचओडी को जो शक्तियां मिली है वो उसका प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि एचओडी को जो डेलीगेट शक्तियां मिली है उनका प्रयोग करना, तो हेड ऑफ ऑफिस उनका प्रयोग नहीं कर सकता, है ना। तो ये फोर्थ आपका नहीं हो सकता, थर्ड आपका नहीं हो सकता। तो अब जैसे मैं कहूँ कि ऑप्शंस में ये दोनों ऑप्शन है, डीडीओ के तौर पे साइन करना और एडवांस एंड एडजस्टमेंट का रजिस्टर मेंटेन करना, एक और दो। तो एक और दो, ठीक है। उस ऑप्शन में गलत समझ गए थे ना, मतलब ये दोनों ही आंसर होंगे, तो आप समझ गए होंगे बात को। ऑप्शन ऊपर नीचे पढ़ने की वजह से दिक्कत हुआ। तो जिस भी नंबर पे ये लिखे हुए हैं कि डीडीओ के तौर पे साइन करना और एडवांस और एडजस्टमेंट का रजिस्टर मेंटेन करना, वो इसका आंसर होगा। होप आई एम क्लियर नाउ। अगला क्वेश्चन था, भारत में चयनित कृषि वस्तुओं के प्रापण, वितरण, निर्यात एवं आयात संबंधी कार्य को करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च सहकारी संगठन कौन सा है? एन apex cooperative organization at the national level which deals with the procurement, distribution, export and import of selected agriculture commodities in India। जनरली क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, जहाँ पे भी एपेक्स बॉडी देखते हैं तो वो या तो आरबीआई, यदि उस तरह का क्वेश्चन होगा तो आरबीआई सोचेंगे, और एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो नाबार्ड सोचेंगे। तो वैसे इसमें क्वेश्चन क्या था कि आप उस सर्वोच्च सहकारी संगठन का नाम बताइए जो सेलेक्टेड कृषि वस्तुओं के प्रोक्योरमेंट, मतलब उसको प्राप्त करना, लाइक उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उससे रिलेटेड कौन सा आपको संस्थान का नाम बताना था। एनएसडीसी, एनएफईडी, ईईसी या नाबार्ड? तो एनएफईडी, नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, बेसिकली पूरा नाम में मार्केटिंग भी वर्ड इंक्लूड है, तो ये है इसका पूरा नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे नेफेड कहा जाता है। ये क्या करता है, देश में मार्केटिंग सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। तो ये सर्वोच्च संगठन यही है। ये सेलेक्टेड वस्तुओं को खरीद करना, उनको प्रोसेस करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कार्य करता है। तो इसका आंसर NAFED था। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद लिखा है, अगला क्वेश्चन कहता है, द करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक रिक्वायर्ड रिजर्व एंड एक्सेस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक कंबाइनली नोन एज। तो ये मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन था। अगेन थोड़ा टफ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं अकाउंट से हूँ, बट आप ऑब्वियसली बात है एग्जाम के लिए गए हैं तो सारे ही सब्जेक्ट देख के गए होंगे। ये भी कि सब्जेक्ट देखो ज़्यादा थे, और ये भी कि मैं बता दूं कि इसकी कट ऑफ नॉर्मल से कम रहेगी, क्योंकि जिस तरह का पेपर का लेवल था। खैर, तो इसे नैरो मनी कहते हैं या हाई पावर्ड करेंसी कहते हैं, लीगल टेंडर्ड मनी कहते हैं या फिएट मनी कहते हैं। तो इसे हाई पावर्ड करेंसी कहते हैं। ज़्यादा मुझे समझाना नहीं आएगा। बात यह है कि जनता के पास जो पैसा होता है और कमर्शियल बैंकों ने अपने वॉल्ट में जो पैसा रखा हुआ होता है, यानी बेसिकली वो पैसा जो आरबीआई ने निर्गमित किया है और जनता और बैंकों ने उसे होल्ड कर रखा है, उसे हम मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड करेंसी कहेंगे। तो बी इसका आंसर रहेगा। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा वह है जो जनता के पास करेंसी के रूप में है, सी, और बैंकों के पास सुरक्षित कोष यानी रिजर्व के रूप में है, और केंद्रीय बैंक के पास अन्य जमाओं के रूप में सुरक्षित होती है। ठीक है। हाई पावर्ड मनी, द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। जैसे भारत में मौद्रिक अथॉरिटी सर्वोच्च कौन है? आरबीआई है। उनके जो कुल दायित्व, तो आरबीआई जब मुद्रा इशू करता है तो उसमें गारंटी देता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर पैसा लेके वो करेंसी लेके अगर आरबीआई के सामने अपीयर होगा तो आरबीआई को उसको भुगतान करना होगा। तो आरबीआई जितने अपने लिए मॉनेटरी लायबिलिटी जनरेट कर लेता है, ठीक है, नोट निर्गमन करके, वो उच्च मुद्रा शक्ति है। तो हाई पावर्ड मनी इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। इट्स कॉल्ड द मॉनेटरी बेस और हाई पावर्ड मनी। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें करेंसी शामिल है। करेंसी का मतलब नोट्स और कॉइन,
जो कि पब्लिक के पास सर्कुलेशन में है वो शामिल है, एंड द वॉल्ट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो कुल मिला के लोगों के पास, बैंकों के पास और गवर्नमेंट के पास जो पैसा जमाओं के तौर पे पड़ा है, जिसका अंततः भुगतान आरबीआई को करना है, वो कहलाएगा मॉनेटरी बेस या हाई पावर्ड मनी। प्रोसीजर ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर विच लैंड एक्विजिशन कलेक्टर और अदर सिविल ऑफिसर नॉट स्पेसिफिकली एम्प्लॉयड फॉर लैंड एक्विजिशन इज। ये तो सही में बहुत ही टफ क्वेश्चन था और टोटली अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कुछ जीएफ एंड आर के क्वेश्चंस बनाए थे, लेकिन इतना बड़ा लंबा प्रोसीजरल क्वेश्चन आएगा मैंने तो नहीं सोचा था। खैर, तो अगर भूमि का अधिग्रहण होना है और अगर किसी अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया है तो वो क्या करेगा, ठीक है। तो फॉर्म ए और बी अथवा दोनों में विवरण तैयार करेगा। हाँ, वो यह सुनिश्चित करेगा कि यह निर्णय दीवानी कचहरी यानी सिविल कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया है। अवार्ड यानी वर्ड आता है, ये डिसीजन सिविल कोर्ट द्वारा दिया गया है। हाँ, जिनको भी राशि भुगतान की जानी है उनमें से प्रत्येक व्यक्ति से हम फॉर्म सी में रसीद लेंगे। हाँ, फॉर्म ए और बी की एक कॉपी महालेखाकार को प्रेषित करेंगे, एजी को भेजेंगे। हाँ, और कलेक्टर के प्राधिकार पे कोषागार भुगतान करते हैं। हाँ, तो सर सब में हाँ। हाँ, इसमें सीक्वेंस पूछा है कि सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म ए और बी या दोनों में ही डिटेल तैयार करेगा, वो जो व्यक्ति है वो ही डिटेल तैयार करेगा। तो एक सबसे इसमें पहले आएगा, ऐसा नहीं कि एक इसमें छपा हुआ है, बाकी सीक्वेंस भी यही है कि सबसे पहले फॉर्म ए या बी या दोनों में डिटेल तैयार किए जाएंगे, और अवार्ड या तो वो खुद फाइनलाइज करेगा या कोर्ट द्वारा फाइनलाइज किया जाएगा। तो ये सेकंड नंबर पे है, तो एक है, फिर दो है। इसके बाद ये जो ए और बी आपने तैयार किए हैं इसकी कॉपी आप एजी को भेजेंगे, तो ये एजी के पास जाएगी, तो ये 4 नंबर हो गया। और उसके बाद जिनको भी पेमेंट होना है उनसे आप फॉर्म सी पे रसीद लोगे, तो ये आपका हो गया है 3rd नंबर। और लास्ट में जब वो ट्रेजरी में लोग जाएंगे तो वहाँ से ट्रेजरी से भुगतान हो जाएगा, वो रसीद लेके ट्रेजरी उनका पेमेंट इशू कर देगी, ठीक है। तो लास्ट में कलेक्टर के कहने पे या कलेक्टर के अथॉरिटी पे ट्रेजरी वाले भुगतान करते हैं, तो ये 5 आएगा। इसमें भुगतान करते हैं ये सबसे लास्ट में आसानी से दिखता है, लेकिन ये इतना आसान ऑप्शन नहीं था क्योंकि 5 नंबर पे ये सारे ऑप्शन थे, तो सी खारिज हो जाता है। तो खैर, लेकिन ये इतना आसान है ही नहीं, जिसने पढ़ रखा है क्वेश्चन वही कर सकता था। तो 1 2 4 3 5, ठीक है, 1 2 4 3 5 ये होना था ऑप्शन, तो डी इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है सर। चलिए उसके बाद और देखें, ये सारे इसके साथ मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं। जब मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, पीडीएफ इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अकाउंट्स का एक प्रयोग ये भी है कि इससे मैनेजमेंट डिसीजन ले पाता है, लेकिन अकाउंट्स में वो कौन सी खासियत होनी चाहिए कि जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। अकाउंट्स फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए, तो ये बात सच है कि अकाउंट्स पक्षपात से रहित होने चाहिए। अकाउंट्स में रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, ये वो सर्वोच्च गुण हैं जिसके आधार पर डिसीजन होता है। मैं इसी पे रहता हूँ। अब देखिए, अकाउंट्स ऐसे हों जो विश्वसनीय हों, मतलब जब ऑब्वियस ही बात है वो पक्षपात से मुक्त होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, तो ही वो रिलायबल होंगे, और तो ही जब वो रिलायबल होंगे तो उसी के बेस पे डिसीजन ले पाएंगे। आप कोई भी काम करते हो तो जब आपको इन्फॉर्मेशन किसी रिलायबल सोर्स से मिलती है ना, तो आप डिसीजन लेते हो। अगर एक ऐसे आदमी से आपको सूचना मिले जिसका कोई मोरल नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, जिसकी बातों में कोई वज़न या वैल्यू नहीं है, तो आप उसकी बात के आधार पर डिसीजन नहीं लेते हो, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट डिसीजन तभी लेता है जब उनके सामने जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है वो रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। कंपेरेबल हमेशा 2 तरह से होता है, एक तो आप पिछले वर्ष से या पिछले महीने से खुद को कंपेयर कर सको, ऐसी सूचना है, या आप अपने आप को किसी दूसरी संस्थान से कंपेयर कर सको, तो या तो दूसरे संस्था से तुलना कर सको या एक खुद के ही पुराने पीरियड से खुद की तुलना कर सको। तो जैसे मान लो कि हमने पिछले महीने कैश सेल की थी तो नतीजे ऐसे रहे थे, इस महीने हमने क्रेडिट सेल की तो नतीजे ऐसे रहे, तो हमें समझ में आएगा कि क्रेडिट सेल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कलेक्शन पॉलिसी को सॉफ्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके लिए मतलब कंपेयर कर पाने की स्थिति में हम होने चाहिए। तो ये वो 2 प्राइमरी गुण हैं जो होने चाहिए, तब जाके नो डाउट आप डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शैल बी केप्ट इन व्यू वाइल सैंक्शनिंग ग्रांट्स टू इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। तो जब किसी संस्थान को
ग्रांट दी जाती है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे इसमें ऑप्शन है ना, तो 2 ही पसंद करने हैं, है ना, ये आप समझिए। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत देखो ना, नेट यूजीसी का पैटर्न लिया है जहाँ पे ये होगा, मतलब आसान क्वेश्चन नहीं है, सीधे सीधे एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं। लेकिन ये फिर भी उतने टफ नहीं किया। अगर जैसे इसमें 1 2 2 1 3 उपरोक्त सभी ऐसे होते हैं ना, ये और ज़्यादा टफ होते हैं। इसमें तो फिर भी आपको 2 ही लेने हैं, तो ये फिर भी थोड़ा सा उसका मॉडरेट वर्जन है, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ बातें तो। उस नेट यूजीसी लेवल तक नहीं गया, ना ही जाना चाहिए था। उतना बड़ा पेपर नहीं है, वहाँ से आदमी सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनता है और अच्छी तनख्वाह पे आता है। यहाँ पे अच्छी सैलरी है, बट कहने का मतलब है उतना पेपर लेवल हाई होना नहीं था, तो उतना रखा भी नहीं है, थोड़ा उससे मॉडरेट रखा है, लेकिन पैटर्न वहाँ से ज़रूर उन्होंने लिया है। वेल, ग्रांट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्कीम। तो वाकई में ग्रांट या अनुदान उसी के लिए देना चाहिए, इसके लिए स्कीम बनाई गई हो। तो ये पहला सही था। ऑर्डर शैल स्पेसिफाई क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच ग्रांट इज गिवन, यानी जब भी ग्रांट सेंक्शन की जाए तो उस ऑर्डर में क्लियर लिखा जाना चाहिए कि इस ग्रांट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। आज हमारे कॉलेज के लिए पैसा आता है मान लीजिए, तो क्लियर मेंशन होता है कि आपको इससे बैडमिंटन कोर्ट बनाना है, कि लाइब्रेरी बनानी है, कि बुक्स परचेज करनी है, कि लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। तो एक क्लियर कट चीज़ें आती हैं, तो ये बात सही है। ग्रांट इन एड कांट बी सैंक्शन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये गलत है। अगर आपको जैसे मान लो ये पता था, मान लीजिए आपको ये पता है कि प्राइवेट बॉडीज़ को भी ग्रांट मिलती है, तो ये जो लिखा हुआ था कि ना प्राइवेट बॉडीज़ को ग्रांट नहीं दी जा सकती, तो असत्य हो गया। अब यानी 3 खारिज हो गया, 3 खारिज हो गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये सब खत्म हो गया। बस आप इसी बात से समझ लीजिए कि अगर आपने नियम पढ़े हैं, शायद आपको पहले और दूसरे में कन्फ्यूजन भी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मान लो आपने कभी पढ़ रखा है कि प्राइवेट संस्थाओं की वित्तीय स्थिति और उनकी प्रबंधकीय योग्यता देखकर उनको ग्रांट दी जा सकती है, आपको ये वाली बात पता है। तो जैसे इसने लिखा नहीं दी जा सकती, तो ये कहता गलत हो गया, गलत हो गया तो 3 गलत हो गया, 3 गलत हो गया तो इसका मतलब 3 जहां जहां भी है वो गलत हो गया। होप मैं बता पाया, ठीक है। तो ये इसलिए भी इसका आंसर पे डी हो जाएगा, इसलिए भी इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से चलती है चीज़ें। 11वां क्वेश्चन कहता है इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। तो इम्प्रेस्ड सिस्टम, जिसको अपन पेशगी या अग्रदाय पद्धति बोलते हैं, वो बेसिकली तब यूज़ होता है जब हम एक खुदरा रोकड़ बही मेंटेन करते हैं, एक पैटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। आपको पता है कि बिजनेस का जो मेन कैशियर होता है वो बहुत बिजी होता है और बड़े बड़े ट्रांजैक्शन में बिजी होता है। तो एक सिस्टम ऐसा कर दिया जाता है कि एक जैसे मान लीजिए 5,000 या 10,000 रुपये निकाल के पैटी कैशियर को दे दिए। पैटी कैशियर जो छोटे मोटे खर्चे हैं, चाय पानी नाश्ता या इस तरह के जो बहुत ही पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको वो करेगा। इसके लिए बार बार मेन कैशियर को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। 5,000 रुपये जब खत्म होने लगेंगे, एग्जाम्पल अपने 5,000 का लिया, 5,000 जब खत्म होने लगेंगे तो पैटी कैशियर वापस मेन कैशियर से जाके और पैसे ले लेगा, ठीक है। मान लीजिए वो 4,500 रुपये खर्च कर चुका, तो अब उसके बाद 500 बचे हैं, 500 बचे हैं तो वापस मेन कैशियर को 4,500 और दे देगा, ताकि वो रीस्टोर हो जाए 5,000 पे। तो इसको इम्प्रेस्ड सिस्टम बोलते हैं। और इस छोटे हिसाब को रखने के लिए पैटी कैश बुक मेंटेन होती है। तो इम्प्रेस सिस्टम इज यूज्ड इन पैटी कैश बुक, ठीक है। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। चलिए, इसके बाद है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपको कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे थे और लिस्ट 2 में उनका मीनिंग बताना है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, बिजनेस बंद करने का कोई इरादा नहीं है। तो सामने क्या क्या लिखे हैं, अकाउंट फॉर एक्सपेक्टेड लॉस बट नॉट द प्रॉफिट, इवेंट्स दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन मनी। हाँ, ये सी वाला ठीक है। बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फॉरसीएबल फ्यूचर। तो आपका ए के साथ 3 मैच हो गया है, ठीक है। यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि व्यापार एक अनिश्चित अवधि तक और लंबे समय तक चलता रहेगा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भविष्य में हानि होने वाली है, उसके सिम्टम्स अगर बैलेंस शीट की डेट पे मौजूद हैं, यानी हमें हानि होने की आशंका है, तो उसे रिकॉर्ड कर लो, पर फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसे छोड़ दो। तो अकाउंटिंग करो एक्सपेक्टेड लॉस की, लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को छोड़ दो, तो ये ठीक है। तो B1 मैं बस समझाना ही चाह रहा हूँ बार बार, है ना, कि आपको अगर पूरा क्वेश्चन ना भी आता है तो A3B1, यानी जैसे 4 में से आपको 2 पता थे, या इससे भी आसान कम से कम ये जो चौथा था ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, है तो बिल्कुल आसान था कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजरेबल हो, जो मनी में मेजरेबल नहीं है उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे कस्टमर लॉयल हैं, हमारे एम्प्लॉय ईमानदार हैं, या हमारी दुकान अच्छी जगह पे है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो
इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन उसे मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो फिर हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि इवेंट्स, सेकंड वाला, इवेंट दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग इन मनी इज इग्नोर्ड। ठीक है, मैं बस यहाँ समझाने लग रहा था कि जैसे अब आपको मान लो यही एक आता होता है, ये तो बिल्कुल आसान था, ये तो सबको ही आ जाता है। तो डी सेकेंड, अब मैं ऑप्शन देखता हूँ नीचे ना, डी सेकेंड कहाँ है, देखो पहले में नहीं है, दूसरे में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अगर मुझे चार में से एक भी ये वाला आता था ना तो भी मेरा सही है, हालांकि मुझे तो आते हैं सारे, ये तो अकाउंट्स तो बहुत आसानी है। A3B1, ठीक है, A3B1 और इसके बाद C4 ही बचा। C4 क्या था, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब अगर आप जैसे मान लीजिए 2024 की इनकम लिख रहे हैं तो उसके सामने आपको 2024 के एक्सपेंसेस भी लिख देने चाहिए। यानी जिस साल की इनकम है उस इनकम को कमाने के लिए जो खर्चा आपने किया है, जो एफर्ट आपने किए हैं, वो कॉस्ट भी सामने के सामने लिख देनी चाहिए ताकि प्रॉफिट निकाले जा सके। तो उसे मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। जैसे अपन कपड़े मैचिंग मैचिंग पहनते हैं, कंट्रास्ट भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट नहीं चलता। यहाँ तो ये है कि इस साल की इनकम के सामने जो एक्सपेंसेस हुए हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट था। इसमें चौथा पॉइंट मैच हो जाता है, रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड टेकन अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो इस तरह से मैचिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इंक्लूडेड इन स्पेसिफिक ऑडिट वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिटर। ये सच में बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल इन द सेंस कि ये तो उस बंदे के लिए क्वेश्चन हुआ जो रियल लाइफ में ऑडिट करता है उसके लिए। अब आप चारों पांचों पॉइंट पढ़िएगा। पहले फर्स्ट है इंश्योर, यानी पहले तो आप समझ लीजिए कि आप ऑडिट किसकी करने गए हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स की, यानी व्यापार के जो लेनदार होते हैं उनकी ऑडिट करने गए हैं। तो आप क्या क्या करेंगे, इंश्योर दैट गुड्स परचेज वर एक्चुअली रिसीव्ड। पहले तो हम ये श्योर करेंगे, पहले तो नहीं लेकिन हम ये तो श्योर करते ही हैं कि जो गुड्स हमने खरीदा है ऑन पेपर, जिसका बिल हमारे पास है, वो हमें मिला भी है। एक तो हम ये श्योर करेंगे। सेकंड है इंक्वायर अबाउट द मिस अप्रोप्रिएशन इफ एनी आइटम ऑफ क्रेडिटर हैज़ नॉट बीन पेड फॉर लॉन्ग टर्म। सेकंड हम ये कह रहे हैं कि ये चेक करेंगे कि अगर किसी क्रेडिटर को लंबे समय तक पेमेंट नहीं हुआ है तो ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बंदा क्यों रुकेगा। तो अगर कोई क्रेडिटर है बहुत समय से हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग है तो हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे पैसा देने के बजाय या उसे गुमराह करके वो पैसा खपा लिया गया हो। तो मिस अप्रोप्रिएशन की गुंजाइश को चेक करेंगे, तो ये काम भी हम करेंगे। ऑब्टेन स्केड्यूल ऑफ क्रेडिटर फ्रॉम द क्लाइंट एंड चेक इट विद परचेज लेजर रिटर्न आउटवर्ड इनवॉइसेज। ये कह रहा है कि हम जो हमारा क्लाइंट है जिसके यहाँ हम ऑडिट करने गए हैं उससे हम क्रेडिटर्स की लिस्ट लेंगे और फिर परचेज बुक में मेंटेन देखेंगे कि उस बंदे से माल लिया है क्या, परचेज रिटर्न बुक में चेक करेंगे क्या कभी रिटर्न किया है क्या, इनवॉइसेज उसके बिल वगैरह चेक करेंगे। तो ये काम भी हम करेंगे। इंश्योर दैट ऑल परचेजेज मेड ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एक ये कह रहा है कि हम ये चेक करेंगे कि जितनी भी परचेज के बिल हैं वो हम देखेंगे सारे परचेज बुक में चढ़ गए हैं या नहीं चढ़े हैं। और लास्ट है चेक आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू द कंपनी एंड कंपेयर विद स्केड्यूल ऑफ क्रेडिटर। और ये कह रहा है कि हम आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो चल रहे हैं, कंपनी के जो पैसे बाकी चल रहे हैं उसे देखेंगे और क्रेडिटर्स की शेड्यूल से उसको मिलाएंगे। जैसे अगर बैलेंस शीट में लिखा हुआ है क्रेडिटर्स 7.5 लाख रुपया, तो हम स्केड्यूल में मिलाएंगे कि हाँ क्रेडिटर में किसके कितने बाकी हैं और कुल जोड़ 7.5 लाख है क्या। तो ये पांचों काम हमें करने हैं। लेकिन अब मुसीबत ये है कि इसमें ये पूछा है कि इसे आप किस क्रम में करेंगे। तो अब जैसे एक लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला कह रहा है कि हम टोटल लाइबिलिटी देखेंगे और इसे क्रेडिटर से कंपेयर कर लेंगे, क्रेडिटर के स्केड्यूल से कंपेयर कर लेंगे। कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्टेप थर्ड के तो बाद होगा। कि सर आप ये कैसे कह सकते हो, क्योंकि थर्ड में लिखा है कि हम अपने क्लाइंट से क्रेडिटर का स्केड्यूल प्राप्त करेंगे और पांचवें में लिखा है कि हम बैलेंस शीट के फिगर को स्केड्यूल से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वैसे इन रियल लाइफ यही होगा कि सबसे पहले तो हम अपने ग्राहक को बोलेंगे कि आपके क्रेडिटर्स की लिस्ट पकड़ाओ। तो ये सबसे पहले होगा 3। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को लग रहा होगा कि सर अब तो ये पेपर आ गया है इसलिए आप ऐसे बता रहे हो, बस शायद नहीं ये मैं कर पाता और आप भी कर पाएंगे ये चीज़ को, या आगे फ्यूचर में आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन 5 में से कम एक श्योर काम है कि ये सबसे पहला काम है, या आपको ये पता हो कि ये सबसे अंतिम काम है, तो उसको पकड़ लो। मान लो मुझे पता है कि 3 सबसे पहले होना चाहिए। अब मेरे ऑप्शन क्या क्या हैं, इसमें 2 पहले हो रहा है, इसमें 3 पहले, इसमें 4, इसमें 1। वाह, तो मेरा इस पे रहेगा ध्यान। अब मैं देखता हूँ कि जो सारे लिखे हुए हैं वो स्टेप सही है या मुझे आगे पीछे करने की ज़रूरत है। अब जैसे लिखा है 3 नंबर सबसे पहले होगा, सबसे पहले हम क्रेडिटर की लिस्ट प्राप्त करेंगे, फिर फर्स्ट होगा, फिर हम ये देखेंगे कि जो गुड्स हमने परचेज दिखाया है, क्योंकि थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहा
कि हम क्रेडिटर्स की लिस्ट को चेक करेंगे और परचेज बुक वगैरह को देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो गुड्स कागज़ों में परचेज दिखाया है वो रियल में हमको मिला है या नहीं मिला है, फिर हम ये देखेंगे। फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जितने भी परचेजेस दिखाए हैं वो जितने भी परचेज के बिल हैं, क्योंकि अपने फर्स्ट में क्या इनवॉइस भी लिए ना। देखो हमने क्या सामने वाले से क्रेडिटर्स की लिस्ट ली, परचेज बुक ली, परचेज रिटर्न बुक ली और इनवॉइसेज ली। तो अब हम ये देखेंगे कि सारे इनवॉइसेज परचेज बुक में चढ़े हुए हैं, वो भी देखेंगे। हालांकि मैं एक आपको क्लैरिफिकेशन दे दूँ, इसमें 1 और 4 इंटरचेंजेबल हैं, ठीक है। अगर जैसे इसमें तो ऑप्शन दे रखे हैं 3, 1, 4, बाय द वे अगर इसमें 3, 4, 1 दे रखे होते हैं तो भी मैं हाँ बोलता, क्योंकि 1 और 4 आगे पीछे साइमल्टेनियसली पॉसिबल है। होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि किसी क्रेडिटर का लंबे समय से तो कोई पेमेंट बाकी नहीं है। ये वाला स्टेप हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि अगर जैसे अपन बहुत देर से क्रेडिटर की लिस्ट को देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं कि क्रेडिटर का पेमेंट 2.5 साल से नहीं हुआ, मान लो 2.5 साल से नहीं हुआ, तो फिर अपने को ये देखना पड़ेगा कि यार ये क्या गड़बड़ है। हो सकता है कि वो क्रेडिटर तो हम पे भरोसा कर रहा है और वो पैसा यहाँ से तो किसी ने कैशियर ने उठा लिया हो, यहाँ से तो उस कैशियर ने वो पैसा उठा लिया हो उसे देने के लिए, लेकिन पैसा दिया नहीं हो, या कुछ भी की तरह का गड़बड़ हो सकता है। तो अगर आपको मतलब एज एन ऑडिटर आपकी इस बात पे माथा ठनकना चाहिए, आपकी बाईं और दाईं आंख में से कोई एक आंख फड़कनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यार क्रेडिटर का अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया गया, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो आपको होना चाहिए। तो ये सेकंड नंबर पॉइंट है, वो सबसे लास्ट में आप एंश्योर करेंगे। तो कुल मिला के ठीक है, मेरे लिए अगेन मैं कहूँगा थोड़ा तो आसान है, क्योंकि मैं अब बहुत ठंडे में आराम से पेपर के 4 दिन बाद को देख रहा हूँ, तो मैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करूँगा, बट इन फ्यूचर वाले बच्चों को भी बताना चाहता हूँ। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। तो 4 तरह के गुड्स के बारे में बताया है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो होता है जो अंत में तैयार हो जाता है, जिसका अब आगे कुछ नहीं होना, जो बस अब रेडी टू कंज्यूम है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड कौन सा होता है? जो बीच में से प्रोसेस से गुजरता है, जैसे आटे वाला, आटा चक्की वाला के लिए वो गेहूं खरीदेगा तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। बेकरी वाले के लिए आटा इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। और मान लीजिए अगर ब्रेड कंज्यूम किया जाना है तो ब्रेड फाइनल गुड्स हो गया। और ब्रेड का भी अगर कुछ पाव भाजी बनना है या अभी कुछ बनना बाकी है, मान लो पाव भाजी बननी बाकी है, पाव भाजी का अल्टीमेट गुड है, तो ब्रेड जो होगा वो इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कहना क्या चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स एक प्रोसेस से गुजरता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को यूज एज रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स को एक कच्चे माल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, चक्की वाले के लिए गेहूँ, बेकरी वाले के लिए आटा, पाव भाजी वाले के लिए ब्रेड, उसको वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। और फाइनल गुड्स ऐसा होता है जो लाइक क्या बोलते हैं अपना, वो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरता है। तो फाइनल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरता है, तो आपका ए सेकंड के साथ जाके मैच हो जाएगा। बी इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूमर की तरह, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है, वो सी के साथ हो जाएगा। कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर परचेज करता है, ठीक है। 2 तरह के गुड्स होते हैं, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, तो कैपिटल गुड्स वगैरह तो मशीनें वगैरह होती है, तो मशीन तो कोई खाएगा नहीं, तो मशीन वगैरह का यूज़ तो प्रोडक्शन में होता है। तो कैपिटल गुड्स का मतलब एक तरह से भारी भरकम चीज़ें, और कंजम्पशन गुड्स मतलब कंज्यूमेबल गुड्स विच इज़ कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर्स। तो सी के साथ 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन मैंने कहा अगर आपको इतना सब नहीं आता मान लो, या आपको एक आ रहा होता, मान लो मैं एग्जाम में बैठा होता हूँ, मुझे केवल एक आ रहा होता और मैं मान लो इसमें श्योर हूँ कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल होता है, तो मेरा मान लो बी के साथ 3 मैच हो रहा है, ठीक है। बी के साथ 3 मैच हो रहा है, तो मैं ऑप्शन देखता और बी के साथ 3 यहाँ पे है, बी के साथ 3 यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब है मेरी ए और सी में लड़ाई हो जाती। फिर मैं ए और सी में से और फिर मुझे थोड़ा सोचना पड़ता। तो कैपिटल गुड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं, तो फिर मेरा डी के साथ 1 मैच होता, तो डी के साथ 1 मैच होता, तो उन 2 ऑप्शन में मैं देखता फिर डी के साथ 1 इसमें नहीं है लेकिन डी के साथ 1 इसमें है, तो फिर मेरा अल्टीमेट आंसर सी रहने वाला है इसका आंसर, क्योंकि मेरे सी के अंदर सारे गुण मैच हो जाएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, मैंने A2 मिला लिया, D1 मिला लिया, इसके अलावा B3, ठीक है, B3 कच्चे माल की तरह, ये तो सबसे पहले ही देखा था। और A2 फाइनल गुड्स फाइनली प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। और क्या है C4 जो कंजम्पशन गुड्स हैं, C4 इधर है यार बेटा, C4 कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो अल्टीमेट कंज्यूमर द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं
जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, AS3। तो AS3 रिवाइज इसको लिखना चाहिए था। AS3 रिवाइज इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं क्या? बैलेंस शीट के बारे में, एसोसिएशन ऑफ प्रोसेस नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की सीरीज चलती थी पहले, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में डिस्क्लोजर ऑफ पॉलिसीज़ होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है, AS3 में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। इस तरह से आगे बहुत सारे AS हैं। उस समय AS32 तक रिलीज़ हुए थे, तो क्या ज़्यादा लंबा नहीं पूछा, बट ठीक है। तो आसान कहें या मुश्किल कहें, जो बच्चा मान लो AS की लिस्ट देख के गया था तो उसके लिए तो आसान है, नहीं देख के गया तो इतना सिंपल क्वेश्चन भी फिर मुश्किल है। ठीक है, 16 क्वेश्चन। वे प्राधिकारी जिनके पास अर्थदंडों, शुल्क लगाने और उनकी वसूली करने की शक्तियाँ होती है, उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि, तो कह रहा है कि वो अधिकारी जो फाइन्स लगा सकते हैं, पेनल्टीज इम्पोज कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं, उनको ये इंश्योर करना होगा कि धनराशि की वसूली करके कैशियर की सुरक्षित कस्टडी में जमा करा दी जाती है। तो सुनने में सही लगता है, लेकिन जल्दी नहीं मचानी है ना, एकदम से लगे। और आप क्या पता, एक मैंने कहा ना MCQ में एक बात ये होती है कि एक होता है अच्छा और एक होता है बहुत अच्छा और एक होता है सबसे अच्छा। तो सबसे अच्छे को पसंद करना होता है, और कई बार घटिया घटिया ऑप्शन भी होते हैं, तो जो कम घटिया ऑप्शन है या जो चल सकता है उसको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ऑप्शन चुनना एक तरह से चुनाव में नेता को चुनने जैसा ही होता है, या तो सबसे अच्छे को चुनो या सबसे कम बुरे को चुनो। फंडा तो यही है। धनराशि की वसूली करके कैशियर की सुरक्षित कस्टडी में जमा करा दी जाती है। सेकंड लिखा है धन वापसी को जुर्माने से समायोजित किया जाता है। तो हम रिफंड और फाइन दोनों को आपस में एडजस्ट कर ही नहीं सकते। अगर किसी का रिफंड बनता है तो हम उसे रिफंड करेंगे, और अगर किसी से फाइन लेना है तो उससे फाइन लेंगे, लेकिन आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते कभी भी। वैसे भी धन की वसूली करके उसकी जांच की जाती है और राजकोष में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। इसका आंसर वैसे C ही है। और चौथा है बजट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जुर्माना वसूला जाता है। तो आप कोई जुर्माना इसलिए थोड़ा लगाते हो कि आपके टारगेट्स पूरे हो जाएं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अथॉरिटी हैविंग द पावर्स टू इम्पोज एंड रियलाइज फाइन्स शैल एंश्योर दैट, उनको क्या इंश्योर करना होगा? फर्स्ट और A और C में देख लीजिए। A में लिखा है द मनी इज रियलाइज, उनको यह इंश्योर करना होगा कि पैसा वसूल हो गया है, एंड डिपॉजिटेड इन द सेफ कस्टडी ऑफ कैशियर, यहाँ पे कैशियर लिखा हुआ है। और चौथे C में लिखा है कि द मनी इज रियलाइज्ड, चेक्ड एंड डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी। ये ज़्यादा सही है, और इनफैक्ट यही सही है। नियमों में भी यही लिखा है कि हमें जो फाइन का पैसा है उसकी जांच करनी है, वसूल करनी है, और फिर से ट्रेजरी में जमा करवाना है। ये अधिकारी का काम है। इसका नियम 35 उन्होंने दे रखा है जुर्माने का। जुर्माने करने या जुर्माने वसूल करने की शक्तियां रखने वाला अधिकारी यह देखेगा कि राशि वसूल कर ली गई है, ये तो वर्ड हो गया रियलाइज्ड, विधिवत रूप से जांच कर ली गई है, चेक्ड, एंड कोषागार में जमा करा दी गई है। तो ये है वर्ड मेन, कोषागार में जमा करा दी गई है। तो ये कुछ चीज़ें रट्टे के जोर पे ही हैं। इसके बाद है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक तरह पहले लिखा है कंप्लायंस ऑडिट, और क्या ऑप्शन है? मैनेजमेंट ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन ऑडिट। तो ये ऑडिट के टाइप वाले चैप्टर में से है। कंप्लायंस ऑडिट ये होता है कि हम सारे रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कंप्लायंस यानी होता है अनुपालना, हम उसकी अनुपालना कर रहे हैं या नहीं। आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो इसमें थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, रिव्यू एडहरेंस टू लॉ एंड रेगुलेशन, यानी हम कानून की, नियमों की, विनियमों का ध्यान रख रहे हैं या नहीं। तो अनुपालना ऑडिट ये होती है। तो जैसे मुझे ये श्योर आता था, है ना, बाकी चलो मैं मान लेता हूँ मुझे नहीं आते थे, तो ये मुझे श्योर आता था। A के साथ 3, मैं ऑप्शन देखता हूँ तो A के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये तो थोड़ा कठिन हो गया। अब एक मुझे और नहीं आता, तो जैसे फाइनेंशियल ऑडिट तो मुझे पता ही है कि फाइनेंशियल ऑडिट में अपन बैलेंस शीट की ऑडिट करते हैं, लाभ हानि की ऑडिट करते हैं। तो फाइनेंशियल ऑडिट के लिए देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है रिव्यू द एफिशिएंसी, तो फाइनेंशियल ऑडिट कभी एफिशिएंसी नहीं देखता। सेकंड में लिखा है इंटेल्स ऑडिट इन डेप्थ, इसमें गहराई से जांच की जाती है, थर्ड हो ही गया। और फोर्थ है वेरीफाइज दैट देर आर सफिशिएंट कंट्रोल ओवर कैश, कैश लाइक एसेट्स एंड कंट्रोल ओवर एक्विजिशन एंड यूज ऑफ एसेट्स। तो ये काफ़ी सही है। फाइनेंशियल ऑडिट समटाइम कॉल्ड बैलेंस शीट ऑडिट, इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कैश जैसी संपत्तियों का ध्यान रखा जा रहा है वगैरह। तो C के साथ 4 आ जाएगा।
ठीक है। नहीं तो मैं बताऊँ वैसे इससे आसान वैसे ये वाला था, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में हम किसी मामले को इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर हमें कोई शिकायत मिलती है या इरेगुलरिटी पाई जाती है तो हम गहराई से जांच करते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होती है। तो इसमें ये वाला सही था, इंटेल्स ऑडिट इन डेप्थ इनटू इरेगुलरिटी ऑन रिपोर्टेड एलिगेशन। अगर कोई शिकायत हुई है, कोई आया है ऐसा समाचार, तो इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में प्रतिवेदित किए गए आरोप संबंधी अनियमितताओं की गहनता से जांच होती है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑडिट होता है। तो आपका जो डी है, डी आपका सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए A3 से तो आपकी बात नहीं बनी थी, अब D2 को चेक करो। D2 यहाँ पे भी है, D2 यहाँ पे भी है और D2 यहाँ पे भी है। ओ कमाल हो गया। तो A, B और C में बहुत टाइट कॉन्टेस्ट है। A के साथ साथ D भी अभी भी बात नहीं बन रही। तो इसके अलावा जैसे मैनेजमेंट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट में हम मैनेजमेंट डिसीजंस को देखते हैं कि मैनेजमेंट ने डिसीजन कितनी इंटेग्रिटी के साथ लिए, कितनी इकोनॉमिकली लिए, कितना उन्होंने अच्छे से डिसीजन लिए एंड दे वो बिजनेस अच्छे से रन कर रहे हैं या नहीं। यानी हम मैनेजमेंट ऑडिट इस तरह से करते हैं, कंपलसरी नहीं है बट करते हैं कहीं कहीं। तो इसमें हम सारे ऑपरेशंस की एफिशिएंसी को देखते हैं और उनके स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस जो उन्होंने निकाले हैं उनकी ऑडिट करते हैं कि वो सही है या नहीं। तो बी के साथ 1 आ जाएगा, बी के साथ 1। अब मैं बी के साथ 1 को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। बी के साथ 1, बी के साथ 1 यहाँ है सी ऑप्शन में। मैंने सारे ऑप्शन देखे, तो अभी तक तो ए और बी भी रेस में थे, पर जैसे ही मैंने बी का साथ 1 को सिलेक्ट किया और सी के साथ 4 हो ही गया कि वित्तीय लेखा परीक्षण में यह प्रमाणित किया जाता है कि नकद और नकद जैसी संपत्तियों पर अच्छे से नियंत्रण, अधिग्रहण और प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। तो इस तरह से फाइनेंशियल ऑडिट होती है। हु इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, इसका मैंने हर जगह देखा, PC महालोनोबिस, प्रशांत चंद्र महालोनोबिस, जिनको भारतीय सांख्यिकी में जन्मदाता भी कहते हैं, भारतीय सांख्यिकी के कॉन्टेक्स्ट में। और आर्थिक नियोजन के भी वास्तुकार या संस्थापक यही थे। तो PC महालोनोबिस इसका आंसर है। तो 18 का आंसर बी रहने वाला है। 19वें में कुछ शब्द हैं, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, टेस्ट चेकिंग, ऑडिट नोटबुक। तो ऑडिट प्रोग्राम में ये तय होता है कि कौन व्यक्ति कब क्या कार्य करेगा, कौन व्यक्ति कब कार्य शुरू करेगा, क्या कार्य करेगा, किस गहराई तक चार्ज करेगा। तो बेसिकली इसमें कार्य का बंटवारा किया जाता है। तो ऑडिट प्रोग्राम, आप सामने ऑप्शन देखेंगे तो ऑडिट प्रोग्राम इज अबाउट फेयर अलोकेशन ऑफ ऑडिट जॉब अमंग ऑडिट स्टाफ। तो हम तय कर देते हैं, काम बांट देते हैं, यानी ए के साथ सेकंड। ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं कि जैसे ये क्लाइंट के मान लीजिए अकाउंट्स हैं, है ना, और हम उन्हें कहेंगे कि जब उनकी ऑडिट कर लेंगे तो वो ऑडिटेड अकाउंट्स कहलाएंगे। तो इनके बीच की कड़ी होती है वर्किंग पेपर। ये लाइन मैंने कई बार नोट्स में बताई है, MCQ क्वेश्चन बैंक वगैरह भी मैंने दिए थे। उसके अंदर मैंने बताया था कि क्लाइंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो ऑडिटेड रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बीच का जो स्टेप है वो है ऑडिट, और ऑडिट के दौरान वर्किंग पेपर्स तैयार होते हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लाइंट्स रिकॉर्ड एंड ऑडिटेड अकाउंट्स। तो आपका बी के साथ 3 मैच हो गया। ऑडिट नोटबुक शुरू में ही बना ली जाती है, मोटे मोटे उसमें कहें हाईलाइट या बाउंड्रीज तय हो जाती है। वो कुछ मेन बातें नोट कर लेता है जो भी उसे लगती है, वो ऑडिट नोटबुक होती है। और टेस्ट चेकिंग में हमें पता है कि एक ऑडिटर पूरे साल के हज़ारों लाखों ट्रांजैक्शंस को देख नहीं सकता। अगर मान लीजिए एक व्यापारी के 100 ट्रांजैक्शन रोज के होते हैं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है बिजनेस के अंदर, तो एक साल के 36,500 ट्रांजैक्शन हो गए। तो 36,500 ट्रांजैक्शंस तो कोई ऑडिटर चेक कर नहीं सकता। तो वो सैंपल के तौर पे कुछ ट्रांजैक्शंस को ले लेता है, उनकी चेकिंग करता है। अगर वो सही पाए जाते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि पूरे बुक ऑफ सेट्स सही रखे हैं। तो टेस्ट चेकिंग से हम क्या इंश्योर करते हैं, दैट एंट्रीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल सेट ऑफ बुक्स। यानी उसमें जैसे हमने 36,500 की जगह मान लो 400 ट्रांजैक्शन देख लिया अलग अलग डेट्स के, वो 400 ट्रांजैक्शन मान लो 400 के 400 ओके आ गए, तो आप मान सकते हो कि यार जिसमें हाथ डाल रहे हैं वो सही निकल रहा है, तो उसका मतलब है पूरे ट्रांजैक्शन सही होंगे। लेकिन इसका उल्टा भी है, मान लो 400 में से 50 ट्रांजैक्शन फ्रॉड निकल गए, तो आपको लगेगा यार 400 में से 50 फ्रॉड निकल गए तो पूरी बुक्स में तो पता नहीं कितने फ्रॉड होंगे। तो टेस्ट चेकिंग्स आपको आइडिया लग जाता है कि पूरे होल सेट ऑफ बुक्स कैसे रखे होंगे। खैर ए के साथ 2 और बी के साथ 3 मैच हुआ था। नीचे अपन देखते हैं, ए के साथ 2 और कहीं नहीं है, तो बस यही ठीक है ना। यानी इसमें क्या होता है, 3 या 4 ऑप्शन वाले वैसे कठिन होते हैं, लोग इसको मतलब ये निकालते हैं कि इसका मतलब हमें चारों आने चाहिए। प्राइमा फेसी का मतलब यही भी है
जब चारों मिलान वाले होते हैं तो उसका एक तरह से क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आपको सारा आना चाहिए। और ये भी कि है ना, पेपर सेटर थोड़ा सा चालाक है, वो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके चार क्वेश्चन चेक कर रहा है, वो चार की मेहनत एक में करवा रहा है। लेकिन इसमें ये भी होता है कि अगर चार में से आपको एक आने से भी काम हो जाता है, और कभी कभी दो आने से तो अधिकतर काम हो ही जाता है। तो अगर आपको चार में से दो भी आते हैं तो फिर आप लगा लेते हैं क्वेश्चन, है ना। तो बस आपको बस ध्यान से देखना होता है कि कौन सा कमज़ोर कड़ी है, कौन सा एक से आप क्रैक कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो सबसे पहले ए के साथ पता लग गया था कि ए के साथ 2 बैठेगा, तो अब ए के साथ 2 बैठेगा तो ए के साथ 2 और कहीं था ही नहीं, तो बस यही सही है। और फिर उसके बाद मेरे को बाकी को मैं देख लेता हूँ वो सुनने और पढ़ने में सही लग रहे हैं क्या। कई बार क्या होता है कि अपन ब्लाइंड फेथ कर जाते हैं, तो आप क्या है बाकी के साथ देख लीजिए। अब जैसे बाकी के साथ क्या दे रखा है, बी के साथ 3 दे रखा है, तो बी के साथ 3 दे रखा है, तो वर्किंग पेपर क्या होते हैं, ये उन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। अब यहाँ देखो हिंदी कितनी ज़्यादा टफ दे रखी है। कोई हिंदी में भाषी बच्चा भी होगा ना, उसको ये पढ़ने में मौत आ जाएगी कि सेवार्थी अभिलेख और लेखा परीक्षित खातों के मध्य संबद्धता कड़ी। इसीलिए मैंने हमेशा जोर दिया कि इंग्लिश पढ़ के जाना। नहीं गए तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, आगे बहुत मौके मिलेंगे, याद रख के इंग्लिश साथ में देखा करो, ठीक है। वीडियो में जानता हूँ लंबी हो रही है, लेकिन मैं समझाने से बाज नहीं आऊँगा। भले अभी आपको गुस्सा आ रहा होगा कि ये ज्ञान पहले बताते, लेकिन मैंने ज्ञान पहले दिया हुआ है। जिन्होंने भी वीडियो शुरू से फॉलो किया है, मैंने उनको हमेशा कहा है, क्वेश्चन बैंक मैंने देर से बनाए होंगे लेकिन बिना ट्रांसलेशन नहीं दिए। कभी भी मैंने सिंगल वन साइडेड खाली हिंदी में या खाली इंग्लिश में दिए ही नहीं। उसको देने में कुछ नहीं लगता, मुझे कैसे भी करके ट्रांसलेट करना पड़ा, कराना पड़ा, लेकिन ट्रांसलेटेड दिए। तो जिन भी संस्थानों ने दिए, अच्छी बात है, वो इस बात को जानते थे कि ये हिंदी इंग्लिश आपको बहुत काम आने वाला है। खैर मैं बस और बताने लगा। और आप देख लीजिए कि और क्या है, सी के साथ 4, C4 टेस्ट चेकिंग से पता लग जाता है कि पूरे होल सेट ऑफ बुक्स कैसे रखे हुए हैं। और क्या दे रखा है, D1 में आप देख लीजिए क्या है, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक को रिकॉर्ड ऑफ सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गैदर्ड प्रायर टू ऑडिट। ऑडिट शुरू करते समय आप मोटी मोटी जो हाइलाइट्स देखते हो, एक ओवरव्यू लेते हो, बर्ड्स आई व्यू लेते हो ऊपर से, वो आप नोट कर लेते हो ऑडिट नोटबुक। उस ऑडिट नोटबुक के बाद फिर ऑडिट प्लानिंग और ऑडिट प्रोग्राम वाला चलाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो D के साथ 1 रहने वाला है। तो खैर इस तरह से आपका आंसर ए लग जाएगा। इसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल सैंक्शन एंड ऑर्डर्स इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी कम्युनिकेटेड टू द AG। तो इसमें से कौन बोल रहा है कि कौन सी स्वीकृति ऐसी है जो अगर आप देते हैं तो आपको AG को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पहला है, फाइनेंशियल सैंक्शन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ कैबिनेट डिसीजन। अगर ये पहला ऑप्शन ये है कि अगर कैबिनेट डिसीजन में के आधार पे आपने सैंक्शन दिए तो वो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, होल्ड करो। सेकंड में लिखा है, सैंक्शन रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित सैंक्शन आपको AG को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। थर्ड में लिखा है, फाइनेंशियल सैंक्शन रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ लोन्स एंड एडवांस, कि जब हम लोन एंड एडवांस की स्वीकृति देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन AG को देनी पड़ेगी। सैंक्शन रिलेटेड टू पेमेंट्स एंड विड्रॉल्स ऑफ जनरल प्रोविडेंट फंड, GPF में से अगर पैसे निकाले जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन AG को देनी पड़ेगी। तो या तो देखो लॉजिक से पता हो या आपने नियम पढ़ रखा हो, पर फिर भी लॉजिक से ज़्यादा इसमें नियम ही है। नियमों में जनरली बात यही है कि AG को हर महत्वपूर्ण खबर दी जाती है HOD के द्वारा, या HOD के ऑफिस में जो बंदा काम कर रहा है वो AG को ज़रूरी सूचना देगा। तो B, C और D रूटीन सूचनाएं हैं। B, C, D क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूँ। सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित स्वीकृतियाँ, ये हुआ। लोन एडवांस अगर सैंक्शन किए जाते हैं तो वो सूचना, और GPF में से कोई बंदा विड्रॉल करता है या रीडिपॉजिट करवाता है तो ये सूचना है, ये रूटीन सूचनाएं हैं। इसके बारे में आपको AG को एंडोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल या कैबिनेट ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन के आधार पे अगर आपने कोई स्वीकृति दी तो ये थोड़ा सा भारी भरकम या कहें एक्सेप्शनल मामला है, अपवादिक मामला है, तो इसकी सूचना आपको AG को देनी पड़ेगी। वैसे लॉजिक लगा सकता हूँ, जहाँ तक लॉजिक लगा सको तो लगा लेना चाहिए, नहीं तो वैसे नियम याद होना चाहिए। तो नियम तो वैसे ये था, विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की गई स्वीकृतियाँ, HOD जो सैंक्शन देता है उसके संबंध में नियम है। प्रत्यायोजनों के अधीन, मोटा नियम तो पहले नियम तो ये है, प्रत्यायोजनों के अधीन जारी की गई विभागाध्यक्षों की स्वीकृति और आदेशों की संसूचना उसके कार्यालय के प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर से विधिवत हस्ताक्षर करके
संसूचित की जाएगी। किसको की जाएगी? वो एजी को संसूचित की जाएगी। लेकिन वो बात यहाँ से पता लग जाती है, लेकिन महालेखाकार को निम्नलिखित को पृष्ठांकित या नया एंडोर्स नहीं किया जाएगा। तो बात कहाँ से शुरू हुई? ऐसे पावर्स जो एचओडी को डेलीगेट किए जाते हैं, ठीक है, अगर एचओडी उन डेलीगेटेड पावर्स के बेसिस पे कोई सैंक्शन देता है या ऑर्डर देता है, तो एचओडी के ऑफिस का कोई गजेटेड ऑफिसर एजी को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन किन मामलों में एजी को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा? तो अगर सरकारी कर्मचारियों को कोई लोन एडवांस दिया जाता है तो उसके लिए एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकारी कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट होती है, प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, तो उसके लिए एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप हर बात के लिए एजी को इन्फॉर्म नहीं करो, नहीं तो राजस्थान के इतने विभाग हैं, हर चीज़ को एजी को इन्फॉर्म करेंगे तो उनके पास सूचनाओं का भंडार लग जाएगा। इसी तरह से अगर अस्थायी यानी जो टेम्परेरी पद है उनको अगर चालू करना है या बंद करना है तो इसकी पावर्स एचओडी के पास हैं, उसे एजी को इन्फॉर्म करने की इस बारे में ज़रूरत नहीं है। जब कोई आता या जाता है तो 4 टेक ओवर हैंड ओवर होता है। जाने वाला हैंड ओवर करके जाता है, नए को काम संभलाया जाता है तो उसे 4 टेक ओवर बोलते हैं। उसके बारे में एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और सरकारी कर्मचारियों को जो उनका जीपीएफ है उससे पैसे अगर वो विड्रॉ वगैरह करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन भी एजी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बी सी डी के मामलों में एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कैबिनेट ने कोई डिसीज़न दिया है तो उस डिसीज़न के आधार पे अगर एचओडी कोई सैंक्शन या ऑर्डर देता है तो उसे एजी को इन्फॉर्म करना होगा। Which of the following is not included in the duties and responsibilities of the head of an office? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी या कर्तव्य नहीं है टू इंश्योर इकोनॉमिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर आर्टिकल, कि स्टोर के लिए जो सामग्री खरीदी जाए वो उचित दरों पे या मितव्ययी दरों पे खरीदी जाए। तो ये तो कहीं ना कहीं हेड ऑफ ऑफिस का काम होता ही है कि वो देखे कि भाई जितना सस्ता हो सके, जितना इकोनॉमिकल हो सके उन रेटों पे परचेज़ किया जाए, है ना। ये इंश्योर करना तो उसका काम होता है। इसके लिए निविदा आमंत्रित होती है, टेंडर मंगाए जाते हैं, कभी तो लिमिटेड टेंडर मंगाए जाते हैं, कभी ओपन बिड भी होती है। टू एंश्योर एडजस्टमेंट ऑफ टेम्परेरी एडवांस गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्परेरी एडवांस दिए गए हैं तो बाद में उसका हिसाब भी लिया जाता है कि भाई आपने उस दिन 20,000 रुपये लिए थे, उसका क्या किया, कितने पैसे बच गए, तो ये काम भी उसका है। टू ग्रांट बजट टू वेरियस स्कीम इन द ऑफिस, ऑफिस में जो अलग अलग मदें हैं उनके लिए बजट देना, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। टू साइन एज अ डीडीओ, तो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, पैसा छोड़ने की जो शक्ति होती है ना वो उसी के पास होती है। मतलब ट्रेजरी से पैसा एक तरह से निकाल पाने की क्षमता और भुगतान कर पाने की क्षमता डीडीओ के पास ही होती है। तो एज अ डीडीओ कार्य करना भी उसका काम है। ये जो सी है ना, मुझे लगता है कि ये सी जो है ये हेड ऑफ ऑफिस का कार्य नहीं है, क्योंकि किस मद में कितना खर्च होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे हम कॉलेज में हैं तो सैलरी पहले क्या होता था ना, पहले अभी 1-2 साल से पूल बजट होने लगा है। पहले स्पेसिफिक बजट होता था। स्पेसिफिक बजट में क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि हमारी सैलरी के लिए दे दिया मान लो 1 करोड़ रुपया, उस 1 करोड़ में से कॉलेज के बंदों को सैलरी दे देनी है। ओई ऑफिस एक्सपेंडिचर उसके लिए दे दिया मान लो 10 लाख रुपए। उस 10 लाख रुपए में से ऑफिस के लिए खरीदी की जानी है, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस, लाइब्रेरी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, इस तरह से पैसा दे दिया जाता था अलग अलग हेड के लिए। तो अलग अलग हेड ऑफिस को चलाने के लिए या उस कार्यालय को चलाने के लिए, यहाँ पे कार्यालय का मतलब वो पूरा संस्थान होता है, उस संस्थान को चलाने के लिए अलग अलग बजट मदों में अलग अलग पैसा अलॉट कर दिया जाता था और ये अलॉटमेंट का कार्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट करता था। तो पैसा देने का कार्य हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता था, जिसको फिर राज्यपाल से शक्तियाँ मिली हुई होती थी। और फिर एक बार शक्तियाँ मिलने के बाद हेड ऑफ ऑफिस उस अलॉटेड बजट के हिसाब से अमाउंट स्पेंड करता था और इवन पैसा बच जाता था और रिटर्न करता था। तो ये जो लिखा है ना, अलग अलग स्कीम्स के अंदर पैसा अलॉट करना, ये काम हेड ऑफ ऑफिस का नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो परिशिष्ट था, जो अपेंडिक्स लगा हुआ था जहाँ पे हेड ऑफ ऑफिस की ड्यूटीज़ देख रहा था, उन हेड ऑफ ड्यूटीज़ में ये वाली ड्यूटी भी साफ साफ लिखी हुई नहीं थी। लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से ए और सी में से कंपेयर करूं तो एक स्टोर की, या स्टोर छोड़ दो, किसी भी आइटम की इकोनॉमिकल परचेज होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना तो हेड ऑफ ऑफिस का कार्य है ही है। लेकिन किस आइटम के लिए कितना पैसा खर्च होगा उसको जो सैंक्शन
जो जो बजट अलॉटमेंट होता है वो काम एचओडी का है, तो इसलिए मुझे इसका आंसर सी लगता है। सी मैंने आंसर दिया है जैसे, लेकिन मैं बार बार डिस्क्लेमर कह रहा हूँ कि ये कोई मैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मैं जस्ट वीडियो 3 दिन 4 दिन बाद ही बना रहा हूँ और मैं मेरी नॉलेज के आधार पर बना रहा हूँ। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ कंपनी। जब एक कंपनी शुरू की जाती है तो कौन से प्रोसेस होते हैं, आपको सीक्वेंस सही बताना है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस शुरू करना, इशू ऑफ शेयर, प्रमोशन ऑफ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले प्रमोशन ऑफ कंपनी होता है। प्रमोशन का विज्ञापन के सेंस में अलग सेंस होता है, यहाँ प्रमोशन का मतलब होता है प्रवर्तन। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में किसी के आना चाहिए कि कंपनी बनानी चाहिए, यानी किसी को लगना चाहिए कि बाज़ार के अंदर ये मौका है, अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हम इस तरह से कंपनी बना के काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी के कहें फॉर्मेशन का दिमाग में आना चाहिए, तो प्रमोशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का दिमाग में आना चाहिए। तो ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद आप उसका इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन कराओगे, समामेलन करवाओगे। तो इसके अंदर ये जो निगमीकरण वर्ड दिया है, मुझे पता नहीं कि ये इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है क्या, वैसे इनकॉर्पोरेशन की सही हिंदी आपका समामेलन होता है, समामेलन। या इनकॉर्पोरेशन का सिनोनिम वर्ड जो दूसरा है वो है लाइक अपना रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। लेकिन अगेन इस बेस पे तुम इसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में किसी भी तरह की अगर लगती भी है त्रुटि है या प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि इंग्लिश वैलिड है, तो इसलिए कोई ज़्यादा गुंजाइश हमारे है नहीं। सबसे पहले प्रमोशन होता है, उसके बाद कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, जिसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसके बाद ये इन दोनों में से, अच्छा एक बात और भी समझो, 5 जैसे मान लो मुझे 3 और 4 नहीं आते, लेकिन 5 और 2 में मुझे कम से कम ये पता है कि पहले 5 होगा फिर 2 होगा, ये बात तो मैं पक्का जानता हूँ। क्योंकि प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है जनता को आमंत्रित करने के लिए, और जब जनता आ जाती है, प्रस्ताव करती है, एप्लीकेशन मनी देती है, फिर हम उनको शेयर अलॉट करते हैं। यानी पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू होता है जिसमें लोगों को कंपनी के बारे में पता लगता है कि कितने शेयर इशू किए जा रहे हैं, किस तरह के शेयर इशू किए जा रहे हैं, कौन कंपनी इशू कर रही है, वगैरह वगैरह, उनको सारे नियम शर्तें पता लगते हैं। तो पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होता है और फिर शेयर ऑफ इशू होता है। तो जो ऑप्शन है उसमें 5 पहले होना चाहिए, 2 बाद में होना चाहिए। तो जैसे इसमें 5 बाद में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, इसलिए ऑप्शन खारिज हो जाता है। इसमें 5 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, ये हो सकता है। इसमें 5 2 आ रहा है, यानी ये चारों हो सकते हैं। अगर मैं जिस नियम से बताने की कोशिश कर रहा था ना, उस नियम में ये है कि जैसे 5 पहले होगा 2 बाद में होगा, तो अभी मतलब एक एलिमिनेट हो गया। जैसे आपको एक एलिमिनेशन भी आ गया ना करना कि यार इनको तो हटाओ, बाकी में तो फिर दिमाग लगाओ, फिर और पढ़ो। लेकिन मैंने कहा ना मेरे लिए आसान है, क्योंकि आज मैं बैठ के आराम से बना रहा हूँ। उस समय वो 2.5 घंटे 3 घंटे के माहौल में ये सब कर पाना, इट्स टू मच चैलेंजिंग। बट इसी बात के पैसे हैं। आप ये भी तो समझो, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, तो मैं सहानुभूति रखने के लिए तो कह रहा हूँ, लेकिन ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि कोई आपको 20 साल 30 साल की सेफ्टी मिल रही है। जॉब मिलते ही अगर आप 25 की उम्र में लग जाते हो तो अगले 35 साल की सेफ्टी आपको मिलती है, या 30 साल की उम्र में लग जाते हो तो अगले 30 साल की सेफ्टी मिलती है आपको, आपके परिवार को। तो उसके लिए तो यार ये इतना तो आपका दिमाग लगवाएंगे ही लगवाएंगे। सो मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस एग्ज़ाम में हो जाएंगे, मान लेते हैं, पर सब तो नहीं होंगे, तो जो रह जाते हैं ना, वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगली बार ज़्यादा गहरी तैयारी करना। भले ही आप कितना सुन लो कि पेपर का लेवल ये रहेगा वो रहेगा, लेकिन ये जो ज्ञानचंद रायचंद होते हैं, उनको क्या पता कि कौन एग्जामिनर कैसा पेपर बनाएगा, किसका पेपर सेलेक्ट होगा, क्या लेवल का पेपर आएगा। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर इस बार कम भी अच्छा गया तो नेक्स्ट टाइम हम अच्छा करेंगे। हमारे हाथ में बस और अच्छा करना है, बस वहीं तक अपना हाथ है। बाकी डेस्टिनी होती है, किस्मत होती है, किस्मत ने जो आपके लिए सोच रखा है वो होके ही रहेगा। लेकिन होके ही रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के भी हो जाएगा। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट एंड बेस्ट कीजिए, बाकी ईश्वर ने जो आपके लिए बेस्ट सोचा है वो अपने आप समय पे होगा। तो ज़्यादा परेशान मत हो, अगली बार और तैयारी के साथ देना अगर दे रहे हो तो। ठीक है, तो ए एलिमिनेट हो गया था। खैर बाय द वे, तो अब मैं बता दूं, पहले प्रॉस्पेक्टस इशू होता है, फिर शेयर इशू किए जाते हैं प्रॉस्पेक्टस के बेस पे जब एप्लीकेशंस आ जाते हैं, और उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो बिजनेस शुरू किया जाता है। एक अच्छा, किसी को पता हो कि इस सीक्वेंस में मान लीजिए व्यापार शुरू करना सबसे अंत में आएगा, तो नहीं, एक सबसे अंत में आएगा, तो एक यहाँ था और यहाँ था, तो इससे आपका ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपका देख लेना कि क्या बचा रेस में। तो 3 4 5 2 1, यस, इसका डी आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट।
वैसे तो क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप आते हैं तो आपको आपका हेल्थ सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि यू आर फिट टू जॉइन, आप एक स्वस्थ हैं। लेकिन कई लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया है। अब इसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट आर एग्जेम्प्टेड। तो अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आएंगे तो आपको बताना है किसको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हु हैड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, हाँ इसे एग्जेम्प्ट किया गया है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आया है और वो प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे थी जहाँ पहले ही उसको चिकित्सा टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तो मतलब उसका मेडिकल जांच पहले ही हो गई, तो उसको फिर अब दोबारा से ज्वाइन करते समय मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। ये इस व्यक्ति को एग्जेम्पशन यानी मुक्ति है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट वेयर ही हैड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कह रहा है कि एक ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिज़ाइन करने के बाद ज्वाइन करने आया है, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिज़ाइन किया है और उसके बाद वो वापस ज्वाइन कराना है तो उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, उसका मेडिकल होगा, मतलब बाकायदा जांच होती है। जैसे मैं ज्वाइन हुआ तो बाकायदा मेरा फुल बॉडी चेकअप समझो इस तरह से हुआ था, और आंखों की जांच न सबकी जांच होती है, और फिर वो ओके होता है तो फिर ओके मिलता है। जनरली ओके मिल जाता है अगर आप ओके हैं तो। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ क्लास 4 सर्विस अपॉइंटेड इन अ टेम्परेरी वैकेंसी ऑफ 9 मंथ। यहाँ चूंकि 9 महीने हो गए ना, अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अगर अपन 6 महीने तक के लिए ज्वाइन कराते हैं ना, तो भले आप उससे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेते, लेकिन उसको आप 9 महीने के लिए यानी 6 महीने से ज़्यादा के लिए ज्वाइन करा रहे हैं ना, तो इसमें भी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब एक तरह से हम देखते हैं 9 महीने काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अ गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोटेड फ्रॉम नॉन क्वालिफाइंग सर्विस पेड फ्रॉम लोकल फंड टू अ पोस्ट इन अ सुपीरियर सर्विस अंडर गवर्नमेंट। तो अगर कोई बंदा पहले लोकल फंड बॉडीज़ होती हैं उनमें सर्विस दे रहा था और बाद में उसे गवर्नमेंट सर्विस में प्रमोट किया गया है, तो भी उसे मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। तो ए वाले पॉइंट में एग्जेम्पशन है, उसे नहीं गुजरना होगा, बाकी सब मामलों में उन्हें गुजरना होगा। एक बार ये नियम पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन दिए तो मैं यहीं पढ़ा देता हूँ। किनको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने से मुक्त किया गया है। तो पहला तो एक ऐसे कर्मचारी को मुक्त किया गया है जो बेसिकली कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से अपॉइंट किया गया हो और जिसकी मेडिकल एग्जामिनेशन उन सर्विस रूल के अनुसार पहले से ही हो गई थी, तो उनको। और इंग्लिश में ये बात देखो कितनी साफ लिखी है। हिंदी में आप कहेंगे सर ये लैंग्वेज अलग है और ये लैंग्वेज अलग है, वाकई में ये अलग है। और मैं आपको बताऊं पेपर सेटर को एग्जैक्ट वैसे ये वाली लैंग्वेज देनी चाहिए थी, बट ठीक है इंग्लिश में, लेकिन एग्जैक्ट वही लैंग्वेज है। देखो, अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्रूटेड थ्रू अ कंपटीशन एग्जाम हु हैड टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन, ये अक्षरशः है वही है, पर हिंदी में अक्षरशः वैसा नहीं है, लेकिन बोल दिया मैंने। सेकंड है कि अगर किसी उच्च सेवा कर्मचारी को 3 महीने से कम समय के लिए अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो फिर आपको उससे मेडिकल सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को आप 6 महीने से कम के लिए ले रहे हो तो उसे भी अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा टेम्परेरी कर्मचारी है जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही हो चुका हो और अब बिना इंटरप्शन के उसे दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, तो आप कहोगे सर ये सेकंड पॉइंट था ना ऐसा। देखो, पर सेकंड पॉइंट रिज़ाइन के लिए था। अगर कोई बंदा एक बार पोस्ट से रिज़ाइन करने के बाद वापस आता है तो उसको मेडिकल से गुजरना ही पड़ेगा। यहाँ तो ये लिखा है कि अगर कोई टेम्परेरी बंदा था जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले से ही हो गया है और अब वो बिना इंटरप्शन उसका दूसरा ऑफिस चेंज होता है तो उसे मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक कर्मचारी रिटायरमेंट के अगर तुरंत, यहाँ तुरंत का भी आप थोड़ी देर बाद इंपॉर्टेंस देखेंगे, एक रिटायरमेंट कर्मचारी अगर रिटायरमेंट के तुरंत बाद रीजॉइन होता है तो उसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई शारीरिक रूप से अशक्त है, डिसेबल बंदा है, उसको विशिष्ट नियोजन कार्यालय ने भिजवाया है और वहाँ उसकी स्वास्थ्य परीक्षा राजकीय अस्पताल के अधीक्षक, प्रधान चिकित्सक, स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा कर ली गई थी। तो अब आप ज़्यादा टेंशन मत लो, एक भारी भरकम मेडिकल बोर्ड ने किसी डिसेबल्ड बंदे का एग्जामिनेशन कर लिया है और आपको एक खास तरह के डिपार्टमेंट ने भेजा है, तो अब आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट लिए उसे ज्वाइन करा दो। बाकी सब मामलों में आप ये भी समझो, बाकी सारे मामलों में आपको गवर्नमेंट कर्मचारी से ज्वाइन करते समय
मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। आप भी ज्वाइन करने जाएंगे तो आपसे भी मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, क्योंकि इस कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका CET हुआ और इसके बाद रिटन एग्ज़ाम हुआ, तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट तो हुआ नहीं। तो जब तुम ज्वाइन करने जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद और सिलेक्शन के बाद जब आपका पोस्टिंग ऑर्डर आ जाएगा, तो आपको अपने अस्पताल में जाके वहाँ पे अपना फुल बॉडी चेकअप वगैरह होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन वो करा के फिर ज्वाइन करने जाना। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, ये वाला क्वेश्चन तो न मालूम कितनी बार मैंने चीख के कहा कि ये तो आएगा ही आएगा, और आया भी है। बाकी भी क्वेश्चनों के लिए इशारे में कहा होगा, बट नॉट सबके लिए, ऑब्वियस सी बात है, वो एक बहुत अच्छा गैस मेरा नहीं गया। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय CAG, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। तो देखिए, अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन 139 होता है, रिमूवल के लिए 140 होता है, 141 के अंदर क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन होता है, 142 में उसका रेम्यूनरेशन तय होता है और 143 में उसके पावर्स एंड ड्यूटीज़ तय होते हैं। तो 139 में अपॉइंटमेंट होता है, तो 139 में तो ये मैच हो गया पहला, ठीक है। क्योंकि 139 में फिर सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 है, तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर CAG अपॉइंट करेगा। ये बात 139(5) में लिखी है, लेकिन मोटे तौर पे आपको इससे पकड़ना था। अपॉइंटमेंट के लिए 139 नियम है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़। तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन आपके 141 में तय होते हैं, तो ये भी सामने के सामने मैच हो गया। और उसके बाद रेम्यूनरेशन तय होता है 142 में, तो ये D के साथ 3 जाएगा, और पावर्स एंड ड्यूटीज़ मिलेंगी सेक्शन 143 में। तो इस तरह से आपका आंसर रहेगा A1 B2। ऑप्शन देखेंगे, A1 आना चाहिए, A1 यहाँ पे है, B2 आना चाहिए, वो यहाँ पे है, यानी ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। और इसके अलावा फिर मैंने जैसे बताया कि आपका पावर्स एंड ड्यूटी C4 हुआ, तो C4 यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब ये आंसर है आपका, ठीक है। और ये वाली ही स्लाइड है जो मैंने कई बार आपको बताई, आप वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो इसमें सारे लिखे हैं। 139 में बताया गया है अपॉइंटमेंट के बारे में, 140 हटाए जाने के बारे में, या अगर वो त्यागपत्र देता है तो क्या नियम होंगे। 141 में बताया गया है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन को रखा जा सकता है, कंपनी ऑडिटर कौन कौन हो सकते हैं, कौन नहीं हो सकते। 142 में उसका पारिश्रमिक तय किया जाता है, 143 में उसके पावर्स ड्यूटीज़ तय होते हैं, 144 में बताया गया कि ऑडिटर कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकता, 145 में ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करना होगा, ये उसका काम है। 146 के अंदर बताया गया है कि अंकेशक को AGM का न्योता मिलेगा, उसे आना चाहिए, अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। सेक्शन 147 में बताया गया है कि अगर वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कितना दंड लगाया जाएगा। और सेक्शन 148 में बताया जाएगा कि किन किन लोगों को अपनी कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। तो कॉस्ट ऑडिट के नियम सेक्शन 148 में हैं। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ें तो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट लीव या छुट्टी के बारे में क्या सत्य नहीं है। लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज राइट, आप छुट्टी हक से नहीं मांग सकते, ये बात सच है, ये ट्रू है। मतलब आप ये नहीं कह सकते जैसे हमारे को साल में 15 छुट्टियां मिलती है, जैसे 15 CL मिलती है, और मैं सर को बोलूँ सर मैं आपको CL देनी पड़ेगी, पहले तो मैं प्यार से मांगूंगा, वो मना करेंगे तो मैं अकड़ के बोलूँगी सर आपको CL देनी पड़ेगी, CL मेरा हक है। हक वह कुछ नहीं है, ठीक है। आप छुट्टी की मांग अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते। तनख्वाह आप अधिकार से मांग सकते हो, छुट्टी नहीं मांग सकते। लीव सैंक्शन अथॉरिटी कैन नॉट ऑल्टर द नेचर ऑफ लीव ड्यू, जो जिससे आप छुट्टी लेने जाते हो वो आपके लीव का नेचर नहीं बदल सकता, ये बात सही है। यानी मैंने जैसे CL मांगी तो वो CL ना दे के बोले PL ले जाओ या मेडिकल ले लो, ऐसे नहीं है। मतलब हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए तो उसमें बताते हैं कि हम किस तरह की छुट्टी चाहते हैं। बीमार होते हैं तो मेडिकल छुट्टी चाहते हैं, जनरली हम CL क्लेम करते हैं, CL ख़त्म हो जाती है तो PL मांगते हैं। मान लीजिए कोई महिला है और वो गर्भावस्था से, तो वो उस तरह की छुट्टी मांगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लीव एम्प्लॉय मांगता है और एम्प्लॉयर उसको मना कर सकता है, लेकिन उसका नेचर नहीं बदल सकता। तो ये बात ट्रू है। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कैन नॉट रिवोक लीव ड्यू। ड्यूटी ये सी पढ़िए, छुट्टी स्वीकृता प्राधिकारी देय छुट्टी को रद्द नहीं कर सकता। ये किसी को लग सकता होगा कि हाँ हाँ सही है, लेकिन ये सही नहीं है। एक बार छुट्टी पे भेज दिया ना, उसको भी वापस बुला सकता है। अगर मान लीजिए मैं 5 दिन की छुट्टी लेके आया और पीछे ऐसी स्थिति मान लीजिए हो गई कॉलेज में, मेरी बहुत ज़रूरत है, किसी भी वजह से ऐसा हो गया, तो मेरी छुट्टियां कैंसिल की जा सकती है और मुझे वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बुलाया जा सकता है और मुझे आना पड़ेगा। यानी लीव कभी भी रिवोक या ब्रेक की जा सकती हैं। हज़म नहीं होता, बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा है, आपको
मिल गई छुट्टी लेकिन आपको वापस बुलाया जा सकता है। तो ये कहना कि ना वो एक बार लीव दे दी तो वापस नहीं बुला सकता, तो ये गलत है, अनट्रू है। और लीव इज़ अर्नड बाय ड्यूटी ओनली, ये बात भी सही है कि छुट्टी ड्यूटी से ही अर्जित होती है। जब आप ड्यूटियाँ देते हैं तो आप छुट्टियाँ कमाते हैं। जैसे हमें साल की 15 पीएल मिलती है, सीएल के अलावा 15 पीएल मिलती है, लेकिन 15 पीएल कमाने के लिए हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी। मेडिकल जैसे साल की 10 मेडिकल मिलती है, तो मेडिकल कमाने के लिए हमें ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो ड्यूटी पे होना ज़रूरी है, तब आपके खाते में छुट्टियाँ जमा होती हैं। तो छुट्टियाँ आप लेते हैं या कैश करवाते हैं वो एक अलग बात है, पर ड्यूटी देने से छुट्टियाँ आप कमाते हैं। तो इसका आंसर सी रहा। ये कहना कि एक बार छुट्टी स्वीकृत प्राधिकारी ने छुट्टी दे दी तो उसको रद्द नहीं कर सकता, तो ऐसी बात नहीं है, उसको रद्द कर सकता है। आवश्यकता होने पर आपको बुलाया जा सकता है। एक बार मैं इसके थोड़े से आपको नियम बता देता हूँ, या वैसे पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, इसमें सारी बातें लिखी हुई है कि एक तो आपका अवकाश अधिकार नहीं है ना। अवकाश स्वीकार करता प्राधिकारी को ये विवेक होगा कि वह जन सेवाओं के हित में स्वीकृत अवकाश करने से मना कर दे, अवकाश स्वीकृत करने से मना कर दे कि भाई इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती, अथवा स्वीकृत अवकाश को किसी भी समय खंडित कर दे। मतलब वो छुट्टी देने से भी मना कर सकता है, हो सकता है छुट्टी वाले आपको दे दिया और फिर वापस आपको खंडित करके रिवोक करके आपको बुला दे। लेकिन ऐसा साफ लिखा है कि स्वीकृति प्राधिकारी अपने विवेक से कर्मचारी द्वारा आवेदित और देय अवकाश की प्रकृति को या नेचर को नहीं बदला जा सकता। तो इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी अवकाश स्वीकृत करने से मना कर सकता है, स्वीकृत अवकाश को खंडित भी कर सकता है, किंतु वो अवकाश की प्रकृति को बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आपको मैंने कह दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसके नीचे, अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में चाहिए। और भी अगर आपको कुछ चाहिए वगैरह तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, जितना मेरे पास अवेलेबल है मटेरियल वगैरह, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, आई विल प्रोवाइड टू यू, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन फिर एक मिलान वाला है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये बात तो है कि उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं इसके फ़ायदे नुकसान बता चुका है, इसको अटैम्प्ट करने का ट्रिक बता चुका। क्वेश्चन था सब्सटेंशिएटिव पे, सामने मिलान करना था, स्पेशल पे, पर्सनल पे या प्री अजम्पटिव पे। तो जैसे मान लो मुझे स्पेशल पे के बारे में याद है कि स्पेशल पे अगर आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी जाती है, या तो आपका काम थोड़ा टफ हो या आपकी जो उत्तरदायित्व हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी जाए, तो आपको स्पेशल पे मिलता है। तो मेरा जो बी है ठीक है, तो ये इस फोर्थ के साथ मैच होगा। मैंने सारे ऑप्शन देख लिए हैं, फोर्थ बताता हूँ। एडिशन टू द एमोल्यूमेंट्स ग्रांटेड इन कंसिडरेशन एट द स्पेशली अर्जियस नेचर ऑफ द ड्यूटीज़, कि अगर आपको श्रम साध्य कार्य दिया जाए, टफ जॉब दिया जाए, तो उसकी वजह से जो आपको मिलता है उसे अपन स्पेशल पे कहते हैं। जैसे पुलिस में जो होते हैं लोग, उनको हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है, तो वो एक तरह का स्पेशल पे है। या जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तो उनको हम बाकी लोगों से 2 घंटे ज़्यादा रुकना होता है, तो इसलिए उनको फिर 2,000 रुपये या 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। यूजी कॉलेज होते हैं तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, और पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये एक तरह का स्पेशल पे है जो उनको एक्स्ट्रा काम करने या टफ काम करने के लिए मिलता है, उसे स्पेशल पे कहते हैं। तो बी आपका फोर्थ के साथ मैच हुआ। मैं अगर बाकी का मिलान करूँ, पहले बी हिंदी में पढ़ दूँ। विशेष वेतन विशिष्ट रूप से ड्यूटी श्रम साध्य प्रकृति की होने के कारण, अगर आपको जो मौजूदा परिलब्धियां हैं उनके अलावा अगर आपको अलग से पैसा मिलता है श्रम साध्य या उत्तरदायित्व में वृद्धि कारण, तो B4। अब ऑप्शन में देखो B4 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, और यहाँ नहीं आ रहा। तो मैं बस जैस कहना चाहता हूँ डी आपका एलिमिनेट हो गया और ये आपका एलिमिनेट हो गया। तब एलिमिनेट करना, आप इतना बुरी तरह से काटना तब काटना जब आपको बहुत श्योर हो कि हाँ इसका तो मुझे पता है। पर्सनल पे बेसिकली कॉम्पनसेट करने के लिए मिलता है। किसी की पे अगर रिवीजन होता है, कभी कभी पेमेंट का रिवाइज किया जाता है, उस पेमेंट रिवीजन के चक्कर में अगर कोई नुकसान होता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पर्सनल पे दिया जाता है। तो व्यक्तिगत वेतन तब दिया जाता है, सामने ऑप्शन देखिए, सेकंड से मैच हो जाएगा। सरकारी सेवक को मूल पद के वेतन की हानि से बचाने के लिए। कभी कभी किसी के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, अनुशासनिक कार्रवाई होती है, उसकी वजह से अगर किसी की पे रिवाइज होती है तो ये नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये आपका पर्सनल पे नहीं मिलता। लेकिन वैसे ही इन ऑर्डिनरी केस में, इन ऑर्डिनरी कोर्स में अगर किसी की पे रिवाइज होती है और एम्प्लॉय को नुकसान हो रहा होता है, तो उस नुकसान को कॉम्पनसेट करने के लिए आपका क्या बोलते हैं पर्सनल पे मिलता है, ठीक है।
तो आपका सी सेकंड के साथ मैच हो जाएगा। इससे पहले क्या मैच हो चुका था, इसके पहले बी 4 के साथ जाके मैच हो गया था, ठीक है। तो अब सी सेकंड के साथ मैच हुआ, तो सी सेकंड यहाँ पे भी है, अगेन सी सेकंड यहाँ पे भी है, तो अभी भी रेस के अंदर ये दोनों ही बातें बनी हुई हैं, अभी भी बी और सी रेस में बने हुए हैं। इसके अलावा पहला है मूल पद वेतन। तो बेसिकली जो आप पोस्ट होल्ड करते हैं उस वजह से जो आपको पेमेंट मिलता है वो सब्सटेंशिएटिव पे होता है। तो ठीक है, ये मूल पद वेतन इसके साथ आ जाएगा। कैडर में उसके मूल पद स्थिति के कारण वेतन देना। अब ये देखो, ये शब्द आप पकड़ सकते थे। कैडर में जो भी कैडर होता है, जैसे हमारा कॉलेज का उच्च शिक्षा कैडर है, तो उसमें आपने जो पोस्ट होल्ड कर रखी है उस स्थिति की वजह से जो आपको पेमेंट मिलेगा वो आपका मूल पद वेतन या सब्सटेंशिएटिव पे कहलाएगा। तो आपका ए के साथ 3 मैच हो जाएगा। अब ए के साथ 3 आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो फिर आपका ये बी आंसर हो जाएगा, तो बी इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा प्रकल्पित वेतन, पा रहे होते, आपको जो वेतन मिल रहा होता, अगर जैसे अपन बोले ना, अगर हम वहाँ होते, वो काम कर रहे होते तो हमें वो वेतन मिलता, तो उसको बोलते हैं प्रकल्पित वेतन। वह वेतन जैसे सरकारी सेवन प्राप्त करने का तब हकदार होगा यदि वह मूल पद पे होता। तो एक कल्पना है कि यदि वो सब्सटेंशिएटिव पोस्ट पे होता तो उसे क्या मिलता, तो वो प्रकल्पित वेतन होता है। प्री एज्यूम्टिव पे का मतलब क्या है, द पे टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट वुड बी एंटाइटल्ड इफ ही होल्ड द पोस्ट सब्सटेंशिएटिवली। तो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, जिनकी मैं सही बता रहा हूँ इंग्लिश अच्छी होती है ना, वो इस डी से इसको भी, इस शब्द को भी पकड़ लेते। तो कई बार क्या होता है, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है ना, या वैसे एक कॉमन सेंस भी, एक बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी पढ़ा हुआ हो तो क्या ही कहना, सोने पे सुहागा। तो इसीलिए कुल मिला के पढ़ा हुआ होने का बेनिफिट होता ही होता है, ठीक है। चलिए, ये सारा आप पढ़ लीजिएगा नीचे। द पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज मेनली टू, तो किसी को अगर ये पता हो कि डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, तो गवर्नमेंट ओन्ड जो कंपनीज है या जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज है, जिसको अपन पीएसई बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के इक्विटी शेयर्स जब आम जनता को दिए जाएं या प्राइवेट एंटिटीज़ को दी जाएं, यानी जो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उसके अंश प्राइवेट पार्टीज़ को बेचा जाए, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का उल्टा है। जब आप किसी के शेयर्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट मान लो किसी के शेयर्स खरीदे, तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, और गवर्नमेंट किसी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रही है। अपने जैसे गवर्नमेंट की मान लो किसी शेयर कंपनी में 80% हिस्सेदारी है, और उसमें से मान लीजिए 35% हिस्सेदारी जनता को या प्राइवेट लोगों को बेच दी है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ओनरशिप या मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथों में जाए और प्राइवेट लोग उसको फिर और बेटर ढंग से चलाएं, ये मकसद है। तो फर्स्ट है, इसका मकसद है इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट थोड़े से बीमारू तरीके से चलने लग जाते हैं या पुराने तौर तरीक़ों से चलने लग जाते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन को लाने के लिए क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट अपना कुछ स्टेक बेच देती है, उससे जो पैसा आता है उससे मॉडर्नाइजेशन पे पैसा खर्च कर पाती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आता है। नो नीड टू गिव बोनस टू एम्प्लॉई। अब ये पता है क्या कैसा है, बेकार सा तर्क है कि ना इन्वेस्टमेंट करने का ये फ़ायदा होगा कि कर्मचारियों को बोनस नहीं देना पड़ेगा, तो बकवास है। अब मान लो मुझे श्योर है कि सेकंड बकवास पॉइंट है, तो सेकंड वाला एलिमिनेट हो जाएगा। तो जिसमें सेकंड आ रहा है, जैसे ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी अगर बी और सी में लड़ाई रह गई है ना, थोड़ा ऊपर नीचे छप गए हैं, देख लेंगे। मैनेजरियल कैपेबिलिटी कुड बी इफेक्टिवली यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, ये तो बिल्कुल सही है। डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो प्राइवेट सेक्टर के दिग्गज तेज़ दिमाग वाले बंदे हैं, उनको मैनेजमेंट में लाके आप अपनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट में मुझे डाउट भी था, तो 3 तो मेरा श्योर था, तो मुझे वो पॉइंट लपकने हैं जहाँ 3 है। जब 3 होता तो शायद ए भी रेस में होता, लेकिन अभी बी और सी दोनों रेस में हैं, तो मैंने बता दिया। अच्छा, चौथा क्या है, ग्रांटिंग स्टेटस एज महारत्न। ये कह रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जा सके। नहीं, इसलिए कोई दर्जा वर्जा देने के लिए नहीं होता। तो 4 गलत है, तो 4 वाले को भी एलिमिनेट कर दो, तो ये इसका निकल के आ जाएगा 1 और 3 ओनली, ठीक है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बढ़ाना, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना और प्राइवेट सेक्टर की मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करना, ये इसका मकसद होता है। वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण और निष्पादन में सुधार हेतु प्रबंधकीय क्षमताओं का प्रभावशाली उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद है मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है डिक्लेरेशन ऑफ हेड ऑफ ऑफिस, सामने रूल लिखे हुए हैं, कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट ऑफ लॉसेस, रिमूवल ऑफ डाउट्स।
पढ़ा हुआ है तो आसान है कम से कम। जैसे मुझे खुद पर्सनली जब मैंने एकदम से क्वेश्चन देखा तो मुझे दो बहुत अच्छे से याद थे। एक तो जो हेड ऑफ ऑफिस है उसकी घोषणा नियम 3 के तहत होती है। 3 क और 3 ख नियम मैंने बताए थे आपको। तो जो हेड ऑफ ऑफिस की घोषणा है, एचओडी उसकी घोषणा करते हैं। तो जैसे मेरा ए के साथ 3 मैच है। और ये भी कि अगर आपको जीएफ&आर के किसी भी नियम में अगर आपको डाउट है तो आप वित्त विभाग से इसके बारे में पूछ सकते हैं, या उनका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो रिमूवल ऑफ डाउट के लिए रूल 4 है। तो ये दो मुझे पता थे, बाकी मेरे को नहीं याद थे। तो लेकिन मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम में मेरा इससे काम हो जाता क्या। ए के साथ 3 गया और डी के साथ सेकंड गया। A3D सेकंड में ऑप्शन देखता हूँ तो A3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। डी के साथ सेकंड है, डी सेकंड यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, बस तो हो गया। मेरे को अगर ये दो पता होते तो मेरा आंसर ए हो जाता। और देख लेते हैं। अब तो मैं जैसे तैयारी के साथ बैठा हूँ तो एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल करने के लिए नियम 11 होता है। तो ये बी के साथ 1 हो गया और फिर लास्ट ए बी है ना, और एक सी रह गया। लॉसेस को रिपोर्ट करने के लिए नियम संख्या 20 होता है। तो जरूरी नहीं मुझे जो याद हो आपको हो सकता है ये वाला याद हो कि लॉसेस को रिपोर्ट करने के लिए नियम संख्या 20 होता है, तो आप ये मिला लेते। जैसे किसी को पता होता है C4 है, C4 है तो C4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ठीक है, अल्टीमेटली इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, मैच हो गया है ना। चलिए, ये सारे मैं एक बार ये उसकी इंडेक्स उठा लाया मैं किताब से। तो विभागाध्यक्ष लिखा है। तो विभागाध्यक्ष जो होते हैं वो कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा करते हैं, वो नियम 3 में है। संदेहों का निराकरण कैसे होगा इसके लिए नियम संख्या 4 है। और व्ययों का नियंत्रण कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए नियम संख्या 11 है। ऐसे ही आप 20 पे जाएंगे तो रिपोर्ट लॉसेस ऑफ रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद ये HRM से क्वेश्चन था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, कि ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन और जॉब रोटेशन का क्या होता है। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वहाँ से शुरू होता है जहाँ से आपका भर्ती, चयन, प्रशिक्षण होता है। लेकिन उन्होंने देखो भर्ती चयन के बारे में नहीं पूछ के सीधा इन्होंने ट्रेनिंग के बारे में पूछा। क्या ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन और जॉब रोटेशन। अब मुझे एक शब्द मुझे जैसे पर्सनली बहुत आराम से पता है, जॉब रोटेशन क्या होता है। और जॉब रोटेशन का परफेक्ट एग्जांपल आप बैंक में देखेंगे। अगर आप कभी बैंक में जाओगे ना तो जो बंदा पिछली बार आपको कैश में बैठा हुआ मिलेगा तो अगली बार वो लोन डिपार्टमेंट में मिलेगा, तीसरी बार वो ऑपरेशंस में मिलेगा, चौथी बार वो खाता खोलने में मिलेगा, पांचवी बार में आपको हाउसिंग लोन में मिलेगा। वहाँ पे क्या होता है बैंक में या बहुत सारे विभागों में जहाँ बहुत तरह के कार्य होते हैं तो लोगों को रोटेट किया जाता है ताकि एक ही तरह का कार्य करते करते वो बोर ना हो। और दूसरा पर्पज़ ये भी होता है कि उनका काम बदलता रहता है तो वो बोर भी ना हो और एक तरह से एक एम्प्लॉय सारे तरह के काम सीख जाए, तो उससे वो संस्था थोड़ी आराम से चलती है, किसी एक पे डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तो जॉब रोटेशन मुझे पता है, इसमें आप फर्स्ट से मिला सकते हैं। जॉब रोटेशन, प्लेसिंग द इंडिविजुअल इन डिफरेंट जॉब एट पीरियोडिक इंटरवल टू इनेबल हिम टू अक्वायर नॉलेज ऑफ मैनी जॉब्स। तो मकसद यही होता है जॉब रोटेशन का कि एक व्यक्ति को अनेक कार्यों की ज्ञान प्राप्ति कराई जाए, इसके लिए उसको आवधिक अंतराल पर विभिन्न कार्यों में लगाया जाए कि उसका जॉब बदल बदल के लगाया जाए। तो डी के साथ 1 है, मैं देखता हूँ उससे मेरा काम हो जाता है। अगर डी के साथ 1 यहाँ है, यहाँ पे है, तो ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। बाकी अब मेरा ए और डी में लड़ाई बच गई है। वैसे ट्रेनिंग क्या होती है, ट्रेनिंग में आप कोई पर्टिकुलर काम आप कैसे करोगे उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में आप सामने ऑप्शन दिखे जाएंगे तो इसमें आप पाएंगे ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी विशिष्ट कार्य के दौरान किसी कर्मचारी के ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने का कार्य। तो ट्रेनिंग देके क्या करते हो, जैसे मान लो कि हमें ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें इसकी ट्रेनिंग मिलेगी, तो मतलब उसका पर्पस बहुत क्लियर है ना कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लें उसकी ट्रेनिंग। तो ये मतलब कोई पर्टिकुलर काम की लैंग्वेज। तो ए के साथ मेरा 3 सेट हो गया, तो ए के साथ मेरा 3 सेट हो गया, तो ये यहाँ पे भी है और यहाँ नहीं है, तो बस ये हो गया। ए मेरा फाइनल आंसर है। और इस दोनों में थोड़ा टाइट कॉल था, एक तो एजुकेशन था और एक डेवलपमेंट था। तो डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, ट्रेनिंग से भी बड़ी चीज़ होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में उसका ना इस तरह से बंदे को सिखाया जाता है, समझाया जाता है कि उसका ओवरऑल ग्रूमिंग हो जाए, उसका 360 डिग्री कायाकल्प हो जावे। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, एक सेकंड जस्ट है, मिनट ऊपर चला गया। डेवलपमेंट हैज़ अ सब्सटेंशियल इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म बेटर एंड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर फ्यूचर असाइनमेंट। मतलब डेवलपमेंट से, विकास से उसका ये होता है कि उसके ऊपर बहुत भारी या व्यापक प्रभाव होता है ताकि उसकी कैपेसिटी इन्हेंस हो जाए, वो और बेटर परफॉर्म करे। हिंदी में और देख लीजिए कि विकास का मकसद क्या होता है
इसमें किसी व्यक्ति के और अच्छा कार्य निष्पादन की क्षमता में परिवर्तन किया जाता है, मतलब वो और बेटर कर सके, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है और उसके भावी कार्यों की संभाव्यता में वृद्धि करने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसके अलावा एक एजुकेशन है, तो एजुकेशन जो रह गया कि एजुकेशन से मतलब है कि हम उसको सोशली एजुकेट करेंगे, इंटेलेक्चुअली एजुकेट करेंगे, फिजिकली एजुकेट करेंगे, ताकि उसका एक सामान्य विकास हो सके। तो हर तरह से उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास किया जाता है, लेकिन उसको संभावनाओं को जो ऊंचाइयां देने का कार्य है वो डेवलपमेंट वर्ड में है। पर फिर भी मैं कहूँगा डेवलपमेंट और एजुकेशन में थोड़ी सी टाइट कॉल थी, दोनों मिलते जुलते हैं। वो ए और सी बहुत क्लियर है, ट्रेनिंग किसी खास काम में ट्रेंड करने के लिए दी जाती है और जॉब रोटेशन में काम को बदला जाता है, तो वो तो बड़ा आसान था। क्रिएटिंग अ पीबीडी लीड्स टू, जब प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया जाता है तो क्या होता है, तो अगर आपको लगता है कि आपका पैसा डूबने वाला है, सपोज कीजिए 1 लाख रुपए के आपके डेटर हैं और आपको लगता है कि 10,000 रुपये डूबने वाला है, तो आप एक प्रोविज़न क्रिएट करेंगे। प्रोविज़न कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए पी एंड एल को डी आर किया जाता है और पीबीडी को सी आर किया जाता है। यानी पैसा डूबने वाला है, इस बात की एंट्री में बैड डेट्स और डेटर नहीं आता। तो पहले में कह रहे हैं हम डेटर को डेबिट करेंगे, गलत। सेकंड में कह रहा है कि हम पीबीडी को डेबिट करेंगे, नहीं। ये कह रहा है कि हम पीबीडी को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही है। और हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, नहीं, क्योंकि पैसा अभी डूबा नहीं है ना, पैसा डूब सकता है, पैसा डूब सकता है। तो इसकी जो एंट्री का पॉपुलर तरीका है वो है पी एंड एल अकाउंट डी आर टू पीबीडी। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। 31वां कहता है डैश डैश इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। संप्रेषण वाला टॉपिक है और संप्रेषण में कौन सी बाधा नहीं है, तो सिंपलिसिटी। तो अगर सरल भाषा में बात की जाती है, स्पष्ट रूप से बात की जाती है, तो वो तो बाधा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ए जो है वो बाधा नहीं है। इन अटेंशन, ध्यान न देना, ये बाधा है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं और सामने वाला ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर आप जो कहोगे उसको समझ नहीं आएगा, या आप जो बात उस तक पहुंचाना चाहते हो उस तक बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इन अटेंशन की वजह से संप्रेषण में बाधा होती है। संप्रेषण क्या होता है, जो एक बंदा चाह रहा है वो दूसरे बंदे तक उसी तरह से पहुंच जाए जिस तरह वो पहुंचाना चाहता था। तो इन अटेंशन के कैसे में ऐसे नहीं हो पाता, और जब नहीं हो पाता तो वो उसके लिए बाधा हो जाती है। फिल्टरिंग, फिल्टरिंग में क्या होता है, आप सामने वाले को मैनिपुलेट करते हो। जैसे एक बंदा है, वो अपने बॉस के सामने वही बातें कहता है जो वो उसका बॉस सुनना चाहता है। वो बॉस को सच्चाई नहीं बताना चाहता, आईना नहीं दिखाना चाहता, वो बस वही बोलता है जो वो सामने वाला सुनना चाहता है। तो फिर कहाँ मैसेज प्रॉपर कम्युनिकेट होगा। तो फिल्टरिंग में बैरियर है, फिल्टरिंग बात को सही तरीके से नहीं पहुंचने देता। जैसे कोई मान लीजिए कोई बंदा चुनाव में खड़ा हो जाता है और बाद में बुरी तरह से हार जाता है, जबकि उसको लग रहा था मैं जीत रहा हूँ। तो उसके क्या होता है, जो चेले चपाटे होते हैं, चमचे होते हैं, वो आके बोलते हैं साहब आप तो जीत रहे हो। बाद में बैंड बज जाती है, क्योंकि वो फिल्टरिंग हो जाती है। इन्फॉर्मेशन ग्राउंड रिपोर्ट कुछ थी, वो फिल्टर करके कुछ और ही बता देते हैं। टेक्निकल लैंग्वेजेस, तो कई बार सामने वाला बोलने वाला टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता है। मान लो मैं यहाँ से लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करूँ, आपको मान लो वो समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो कई बार टेक्निकल जार्गन्स में पढ़ के भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, वैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि सिंपल सिटी की वजह से कोई नहीं आती दिक्कत। अगला तो मेरा फेवरेट है क्योंकि अकाउंट्स का है। द रेक्टिफिकेशन फॉर अंडर कास्टिंग ऑफ सेल बुक बाय 100 रुपीज़ करेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट व्हेन द डिफरेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट। बहुत स्पष्ट रूप से क्वेश्चन लिखा गया है। हुआ क्या था, सेल्स बुक की अंडर कास्टिंग हुई थी, मतलब एक सेल बुक थी और ऐसी कहानी बता रहा हूँ। सेल बुक की जैसे मान लीजिए जोड़ आनी चाहिए थी 9,800, ये सही जोड़ थी, और किसी ने मान लीजिए गलती से लिख दिया 9,700, तो इसको बोलते हैं अंडरकास्टिंग। इससे क्या हुआ, इसके बाद ये जो टोटल है वो सेल अकाउंट में पोस्ट होती है। सेल बुक की जो टोटल होती है, ये जो टोटल होती है वो सेल अकाउंट में पोस्ट होती है, क्रेडिट पे पोस्ट होती है, और वो 100 रुपये से कम हुई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, सेल अकाउंट 100 रुपये से कम क्रेडिट हुआ। तो अब आपको रेक्टिफिकेशन करते समय सेल्स अकाउंट को 100 रुपये से क्रेडिट करना होगा, और वो जो गलती हुई होगी, पूरी बात ये है कि वो जो गलती हुई होगी उस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस मिसमैच हुआ था, और मिसमैच की वजह से एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया था। ये बात भी इन्होंने मानी है कि उस वजह से गलती हुई थी और वो गलती जो है वो सस्पेंस अकाउंट में चली गई थी। ये तो उस समय हुआ था, अब तो बात पकड़ में आ गई है ना। तो अब आपको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा सस्पेंस टू सेल, यानी जिस खाते को आपने टेम्पररी मजबूरी में खोला था, अब आप उसको एक तरह से समाप्त करोगे इस एंट्री करके, और वो पैसा जहां जाना चाहिए था वहां आप भेजोगे। ऑप्शन कहता है सेल्स को हम डीआर करेंगे, तो नहीं, सेल को तो हम सीआर करेंगे। तो सेकंड सही है, मुझे पूरा ना भी आता तो सेकंड सही है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है
कि 2 के साथ किसी और को भी पसंद करना पड़ेगा, तो 2 तो मुझे लेना ही है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो अभी ए सी और डी रेस में बने हुए हैं, ठीक है। 2 तो है ही है कि मुझे सेल को सी आर करना है और साथ में मुझे सस्पेंस को डी आर करना है, तो सस्पेंस को डी आर करना है। तो अच्छा, एक और बात बताऊँ आप, वैसे ही मजेदार बात समझो, अगर आपने सेल सी आर कर दिया तो फिर सस्पेंस सी आर नहीं हो सकता, क्योंकि एक एंट्री में 2 तो सी आर नहीं हो सकते, यहाँ से भी आप समझो। तो सस्पेंस यहाँ होने से तो 3 एलिमिनेट हो गया, तो जहाँ 3 था वो भी एलिमिनेट हो गया, फिर आपका रेस में सी और डी बच जाता है। खैर इसको इतना समझाने की जरूरत नहीं, सस्पेंस टू सेल इसका आंसर है। सस्पेंस ये रहा, सेल ये रहा, तो आपका 2 एंड 4 ओनली, तो ये आपका आंसर रहेगा। एक आपका पहले ही एलिमिनेट हो गया था, ठीक है, इस तरह से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी में आप पढ़ लेना कि हमने सेल बुक को कम आकलन किया वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जनरल प्रिंसिपल टू बी ऑब्जर्व्ड बाय सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज एम्पावर्ड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक फंड्स। कि सर इतना लंबा चौड़ा क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लेते हैं आराम से, है ना, आपको मेरे को दोनों कंफर्टेबल रहेगा। सार्वजनिक निधि यानी पब्लिक का पैसा जब आप किसी समझौते में यूज़ करने वाले हो, यानी पब्लिक के पैसे से आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो जो अधीनस्थ प्राधिकारी पालन करेगा, किन सिद्धांतों को वह पालन करेगा और उसमें क्या शामिल नहीं है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सत्य असत्य शामिल है नहीं है, तो कौन से जनरल प्रिंसिपल, कौन सी बात इनमें से जनरल प्रिंसिपल में शामिल नहीं है। फर्स्ट है, किसी भी संविदा को पूर्ण करने से पूर्व स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि करों और शुल्कों का भुगतान कौन करेगा। तो ये जनरल नॉलेज से भी समझ में आता है कि हाँ, अग्रीमेंट करते समय पहले ही हमें तय कर लेना चाहिए कि टैक्स वगैरह कौन भरेगा। सपोज करो हमारे कॉलेज वाले सोलर प्लांट लगा रहे हैं, तो पहले तय तो करेंगे कि सोलर प्लांट का इसका जो टैक्स वगैरह बनेगा वो कौन देगा, लगाने वाला देगा या हमारे को भुगतना है। तो एक ये तो अपने को पूछ ही लेना चाहिए, तो ये तो बात सही है, इसको तो हमें इस बात को शामिल करना चाहिए। सेकंड है, 50,000 रुपये था उससे ज़्यादा मूल्य के क्रय के लिए सभी संविदाओं की प्रतियां एजी को भेजी जानी चाहिए, इसे होल्ड पे रखो। विदेशों से आयात से संबंधित क्रयों के लिए अनुबंध एफओबी के आधार पर किया जाना चाहिए, ये भी मैंने बताया हुआ है क्वेश्चनों में कि अगर आप विदेश से सामान मंगाते हो तो उसका जो अग्रीमेंट होगा वो एफओबी प्राइजेस पे होगा, तो इस शर्त को शामिल करना चाहिए। और डी जो है कि संविदा की शर्तें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए, ये तो जनरल नॉलेज से ही बनता है कि हाँ क्लियर कट टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए, तो ये बात भी हमें शामिल करनी चाहिए। तो इसका आंसर बी है। बी में एक्चुअली क्या है, मॉनेटरी लिमिट 1 लाख की है कि अगर आप 1 लाख रुपए से बड़ा सामान खरीदते हो तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एजी को भेजने चाहिए, 1 लाख से बड़े वाले मामले। बी में 50,000 लिख के गलत कर दिया है सुने, तो बी शामिल नहीं है ना। इसके आप जनरल प्रिंसिपल देख लीजिए, मैंने कुछ पे निशान लगा के। फर्स्ट में है, द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रिसाइज एंड डेफिनेट एंड देयर मस्ट बी नो रूम फॉर एम्बिग्यूटी और मिसकंस्ट्रक्शन देयर इन। तो साफ साफ प्रिसाइज, शुद्ध और डेफिनेट शर्तें होनी चाहिए, कहीं गफलत की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा द क्वेश्चन वेदर एनी सेल टैक्स ऑक्ट्रॉय और अदर लोकल टैक्स एंड ड्यूटीज आर टू बी पेड एंड इफ सो बाय विच पार्टी। तो क्लियर सेटलमेंट हो जाना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूटीज टैक्सेस कौन देगा तय कर देना चाहिए। और ये है वो मेन जो क्वेश्चन को बताता है। कॉपीज ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट फॉर परचेज ऑफ एंड अबव द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख शुड बी सेंड टू द एजी। तो 1 लाख रुपए या उससे बड़े मामले एजी को भेजने की जरूरत थी, 50,000 वाले मामले भेजने की जरूरत नहीं थी। हिंदी में ये सारी बातें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द एजी। कौन सा लॉस एजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें 4 तरह के लॉस बताए हैं। पहले में बताया गया है रिफंड अलाउड ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेम वाज टाइम बार्ड। एक्चुअली एक टाइम बार्ड हो चुका था क्लेम, उसका भुगतान कर दिया गया है, लेकिन उसे एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सेप्शंस गिवन है उन एक्सेप्शनों में इसे छोड़ा गया था कि इसे आपको एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर असेसमेंट में मिस्टेक हुई है और इस बात का बहुत देर से पता लगा तो ये बात भी एजी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वाला बहुत इम्पॉर्टेंट था, मतलब थर्ड में क्या है कि मिस एप्रोप्रिएशन की वजह से लॉस हुआ और उस लॉस के सामने वाले ने भरपाई कर दी। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लॉस हुआ है और उस लॉस के सामने वाले से आपने भरपाई करवा ली है तो भी आपको एजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस मामले में एजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो एजी को अगर 2000 से बड़े नुकसान होते हैं तो इन्फॉर्म करना होता है, और वहाँ पे भी कि अगर नुकसान हुआ आपने सामने वाले से भरपाई करवा ली तो भी आपको एजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी रहने वाला है, आपको इस मामले को एजी को भेजना पड़ेगा। और चौथे मामले में अगर नुकसान 2000 से कम के हों तो भी आपको एजी को भेजने की आवश्यकता नहीं है।
तो ए, बी और डी ये तो लाइक अपवादों से कवर है, यानी इन सब में तो एक्सेप्शन है और उसके तहत आपको एग्जेम्पशन दी गई है कि इन मामलों में आपको एजी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पर ये जो है ना कि आप सोच रहे हैं कि यार नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब अपन ने भरपाई करवा ली तो अब एजी को क्यों बतावें, ऐसा नहीं है। आपको इसको एजी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इसका आंसर सी रहेगा। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ता हूँ। बाकी तो अपवाद हैं जो है, उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरंत भेजी जाएगी, चाहे ऐसी हानि की पूर्ति उसके लिए उत्तरदायी पक्षकार द्वारा कर दी गई हो। तो अगर लॉस की आपने भरपाई करवा भी ली है तो नियम 20 कहता है कि आपको एजी को और अपने से जो हायर अथॉरिटी हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। टफ क्वेश्चन था, नो डाउट टफ क्वेश्चन था। द कैशियर और एनी पर्सन अथोराइज टू रिसीव एंड हैंडल गवर्नमेंट मनी विल बी रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो अगर संस्थान के अंदर कैशियर है या किसी को आपने कैशियर का काम सौंपा है तो उसकी जिम्मेदारी होगी बिल ट्रांजिट रजिस्टर मेंटेन करना। तो आपके बिल जो ट्रेजरी वगैरह में जाते हैं, बेसिकली वैसे ट्रेजरी में मेंटेन होता है, तो बिल ट्रांजिट रजिस्टर मेंटेन करना ये कैशियर की जिम्मेदारी है। टू कैरी मनी ऑफ ब्रिंग मनी फ्रॉम ट्रेजरी में रुपया लाना ले जाना ये कैशियर की जिम्मेदारी है। टू इशू चेक फॉर एडवांसेस टू बी गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को जो चेक इशू करने का काम है ना वो कैशियर का नहीं होता। अगर चेक इशू करना भी है, तो डीडीओ करेगा, कैशियर नहीं करता। तो ये नहीं है। और रिकवरी ऑफ अनस्पेंट बैलेंस फ्रॉम सैलरी फॉर एडवांस गिवन टू गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ऑफिस एक्सपेंस। अगर मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसे ऑफिस से मान लीजिए 15,000 रुपये दिए गए थे, कोई फंक्शन था, वो प्रोग्राम करने के लिए 15,000 रुपये एज एन एडवांस दिए गए थे। तो बाद में वो काम हो गया, फंक्शन हो गया, उसमें मान लीजिए 13,000 खर्च हुए, तो बाकी की जो रिकवरी है वो करनी होगी, उससे हिसाब लेना होगा। तो ये काम कैशियर का है। तो जो पैसा खर्च होने से बच गया उसकी रिकवरी करना ये कैशियर का काम है। टू चेक द कैश विद रेफरेंस टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एट द एंड ऑफ द मंथ। हर महीने के एंड में कैश बुक की जांच करना। लगता है कि ये कैशियर का काम है पर ये काम कैशियर का नहीं है, बेसिकली ये काम डीडीओ का है। जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं वो हर महीने के एंड में कैश बुक की जांच करते हैं और बीच बीच में वो आकस्मिक जांच भी करते हैं। और कैशियर का तो डेली जांच करना चाहिए। तो यहाँ डेली वर्ड होता तो एक अलग बात थी, यहाँ मंथली चेकिंग की बात है। मंथली चेकिंग का काम कैशियर का नहीं है बल्कि वो काम डीडीओ का है। तो ये कट गया। तो 1, 2 और 4 ठीक है। मुझे वैसे फर्स्ट और सेकंड का श्योर था, फोर्थ भी अब है क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन लेने हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए आपको 1 और सेकंड श्योर है कि ये दोनों काम तो है, तो 1 और 2 इसमें आ रहा है, 1 और 2 इसमें आ रहा है। तो 1 और 2 के साथ 3 गलत है, 1 और 2 के साथ 4 सही है। तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। पर जिन्होंने पेपर फेस किया उनके लिए टफ डे रहा होगा, बट डोंट वरी, इजी पेपर होता है तो आप जानते हैं मेरिट हाई जाती है तो उसके अलग तरह के पंगे हैं, और लो मेरिट जाती है तो उसके अलग तरह के पंगे होते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के दिन एकदम से अप्रोच बदल जाती है क्योंकि इंसान जाता ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आऊँ और सही करके आऊँ। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर थोड़ी अप्रोच ये हो जानी चाहिए कि जितने करूँ उतने सही करूँ और जो ज़्यादा पंगे वाले क्वेश्चन है उसमें हाथ ना डालूँ। 4 में से अगर आपको 2 लग रहे हैं ना, ये हो सकता है ये हो सकता है, तो फिर भी मैं मानता हूँ वो क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है, मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी, हर तरह से। अगर आपको 4 में से लगता है ना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और या ये हो सकता है, बी या सी हो सकता है, तो उसमें तुक्का भी लगाना चाहिए, मेरा सजेशन है। इवन 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो तो भी। लेकिन अगर आपको 4 में से 3 में से तुक्का लगाना पड़े तो फिर तुक्का नहीं लगाना चाहिए। तो कौन सा अटैम्प्ट करने चाहिए? सिंपल वर्ड्स, या तो जो आपको आते हैं वो अटैम्प्ट करने चाहिए, या आपको श्योर हो कि इन 2 में से कोई एक आंसर है, उनमें से तुक्का लगाना चाहिए। वो प्रोबेबिलिटी के लॉ के हिसाब से भी वो सही बैठता है, ठीक है। और चलिए ठीक है, अब जो हुआ आपने किया ही होगा, अच्छा ही किया है। तो जैसे नियम 60 में बताया रखा है कि कोषगार में राशि को लाना, वहाँ से राशि लाना, ये इसका काम है। और बिल प्रेषण पंजिका, जो ट्रांजिट रजिस्टर होता है, बिल ट्रांजिट रजिस्टर है, वो मेंटेन करना इसका काम है। और ऑफिस एक्सपेंडिचर या सामान की खरीद के लिए अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एडवांस दिया था तो उसका आपको एडजस्टमेंट करना है। और अगर वो बाकी पैसे का हिसाब नहीं दे रहे तो सैलरी में से जो अनस्पेंट अमाउंट है उसका वसूली करना, ये भी कैशियर का काम है। 36. Which of the following qualitative character of accounting information is reflected when information is interpreted by the receiver in the same sense as the sender has sent? हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि
लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता तब व्यक्त होती है जब सूचना को वैसा ही समझा जाए जिस अर्थ में उसे भेजा गया हो। बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। उसमें एक विशेषता ये है कि हम जैसी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देना चाह रहे हैं, सामने वाला भी उसे उसी सेंस में समझे। तो ये चीज़ अगर हो पाती है तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। आपकी ये बात है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन ये विशेषता इस शब्द से डिनोट होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि सामने वाला वही बोध करे, सामने वाला वही समझाए। जैसे आप बचपन में आप पढ़ते हो ना बोध कथाएं, बोध कथाएं, इसमें आपको कुछ बोध होता है कुछ। तो मेन क्या बोध होना चाहिए, जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो हम समझें। अकाउंटेंट जिस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है, यूज़र भी इंफॉर्मेशन को उसी सेंस में समझे, तो माना जाएगा कि हाँ आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अंडरस्टैंडेबिलिटी है, बोधगम्यता है। तो इसका आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये गलत छप गया है इसका आंसर, इसका डी बोधगम्यता आएगा। ठीक है, इसके बाद है अंडरस्टैंड, डी में ही है। ठीक है, इसके बाद है अ गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ रिमेन्ड विलफुली एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी, वॉट एक्शन मे बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो विलफुली एबसेंट का मतलब आप समझिए कि कोई बंदा जानबूझ के काम पे उपस्थित नहीं हुआ। तो मैं इसको अभी समझाता हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल की सर्विस कर ली, फिर एक दिन पता नहीं उसको क्या सूझा, उसके दिमाग में क्या खुरापात सूझी, 15 दिन तक वो जॉब पे नहीं आया, कोई इसने इन्फॉर्म नहीं किया, कोई उसने छुट्टी नहीं ली, और हो सकता है उसे छुट्टी ली थी तो उसकी छुट्टियां खत्म हो गई, उसके बाद 15 दिन बिना बताए वो रुक गया। तो इसको बोलते हैं विलफुली एब्सेंट होना। तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। पहला है द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस अमाउंट टू इंटरप्शन इन सर्विस इन्वॉल्विंग फोर्स फीचर ऑफ फॉर सर्विस। बिल्कुल, ये जो 15 दिन ऐसे ही रुक गया, 15 दिन 5 दिन कुछ भी हो सकता है, अगर वो ऐसे ही रुक गया तो उसको सेवा में व्यवधान या ब्रेक माना जाता है, और उसकी पुरानी सर्विस फॉरफीचर की जा सकती है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 15 दिन के बाद उसको वापस जॉब में ले लिया गया, तो और उसने उसके बाद 15 साल सर्विस की, तो सर्विस तो उसने 20 साल करी, 5 साल ही करी थी, 15 साल ही करी थी, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे पर्पज़ से उसकी सैलरी यानी उसकी जो सर्विस है वो केवल 15 साल की मानी जाए, इस यहाँ उसने कभी सर्विस की ही नहीं थी, ऐसा भी माना जा सकता है। हाँ, मतलब उसके इस तरह से अनुपस्थित होने के ऊपर बिल्कुल डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और ये माना जा सकता है कि पहले उसने कभी सर्विस की ही नहीं थी, तो उसकी सर्विस को फॉरफिट तक किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। तो ये सही लिखा है। द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस शैल हैव टू बी ट्रीटेड एज एडवांस लीव एंड डेबिटेड फ्रॉम फ्यूचर लीव। नहीं, कोई इसको मतलब इसने 5 दिन 15 दिन की छुट्टी ले ली तो आगे देख लेंगे, आगे एडजस्ट कर लेंगे, ये एडवांस लीव की तरह हो जाएगा, फ्यूचर में एडजस्ट हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऑन सेटिस्फैक्ट्री रीजन बीइंग फर्निश्ड द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस शैल बी कम्यूटेड इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। ये सही है कि अगर वो बताता है, संतुष्ट कर देता है कि सर मैं क्यों 15 दिन एब्सेंट रहा, उसके बाद वाकई में कोई भारी भरकम रीज़न हो और अथॉरिटी संतुष्ट हो कि नहीं यार क्या तो सही रहा है, तो फिर वो अथॉरिटी जो होता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो 2 काम कर सकता है। वो या तो उसको रेगुलर कर लेगा, कोई बात नहीं, ले ली छुट्टियाँ, छुट्टियों में एडजस्ट कर लो, छुट्टियाँ लीव अलाउड, और लीव अलाउड नहीं होगी तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मान ली जाएगी, लेकिन आपकी सर्विस फॉरफिट नहीं होगी, है ना, आपके ऊपर से उन 15 दिन का वेतन नहीं बनेगा, आपकी उस लीव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की तरह मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो सकती है अगर आपने उनको संतुष्ट कर दिया कि क्यों आप एब्सेंट रहे। द पीरियड ऑफ विलफुल एब्सेंस नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव शैल हैव टू बी ट्रीटेड एज डायस नॉन। ये भी सही है कि अगर वो जो 15 दिन गायब रहा था, अगर वो उसके लिए छुट्टियां नहीं दी जाती, लीव अलाउ नहीं की जाती, तो फिर उसे डायस नॉन माना जाएगा। डायस नॉन का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो रिटायरिंग बेनिफिट्स हैं उसके लिए इस 15 दिन की अवधि को कंसीडर नहीं करेंगे। अगर इंक्रीमेंट लगने वाला है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जितने भी दिन वो गायब रहा, मैं तो 15 दिन की बात कर रहा, कोई बंदा हो सकता है 6 महीने गायब रहा, तो जितनी भी अवधि वो गायब रहा, रिटायरिंग बेनिफिट्स में उससे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लीव में कंसीडर नहीं किया जाएगा, इंक्रीमेंट पर्पस से इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे डायस नॉन की स्थिति मानी जाएगी। तो आपका 1, 3 और 4 सही है, सी इसका आंसर है 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो जानबूझकर अगर आप अनुपस्थिति होती है तो इसे सेवा में बाधा माना जाता है और आपकी पूर्व की सेवा को जब्त किया जा सकता है। और जानबूझकर अनुपस्थित रहने में अगर आपने संतुष्टि प्रदायक कारण दिया तो उसको असाधारण छुट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आप जानबूझ के अगर अनुपस्थित रहे और आपकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई तो उसे अकार्य दिवस के रूप में माना जाएगा। यहाँ एक बार देख लीजिए, यहाँ एक बार ये वाला
कर्तव्य सेवा से अगर स्वेच्छापूर्वक रूप से अनुपस्थित होता है कोई बंदा, तो और अगर लीव अलाउ नहीं की जाती तो उसका लीन तो समाप्त नहीं होता, लेकिन ऐसी अनुपस्थिति की सेवा अवधि को समस्त प्रयोजनों जैसे वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट, अवकाश और पेंशन आदि के लिए सेवा का शून्य काल डायस नॉन माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। कोलेट्रल वाउचर इज डैश डैश प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो एक होता है वाउचर और एक होता है कोलेट्रल वाउचर। तो सपोज कीजिए आपने 5 लाख रुपए का माल खरीदा, और ये मान लेते हैं नकद खरीदा। नकद इन द सेंस आपने हाथों हाथ चेक काट के दे दिया, तो आपको वो सामने वाला बिल देगा, कैश मीमो देगा। ठीक है, तो कैश मीमो तो आपका मेन वाउचर हो गया। पर सपोज कीजिए कैश मीमो तो मेन वाउचर है ही है, आपने जो 5 लाख का चेक दिया उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखी हुई है, उस फर्म को आपने पेमेंट किया और उस चेक की फोटोकॉपी अपने पास रख ली, तो वो फोटोकॉपी भी एज अ एविडेंस काम करती है। तो कोलेट्रल वाउचर इस तरह से होता है, जो मेन वाउचर के सपोर्ट में होता है, सब्सिडियरी वाउचर होता है। तो कोलेट्रल वाउचर ओरिजिनल वाउचर नहीं होता, ना वो सोर्स एग्रीमेंट होता है, ना वो क्रेडिट नोट होता है, वो एक तरह का सब्सिडियरी वाउचर होता है, एक तरह का सहायक वाउचर होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट्स आर। तो वापस से आपको पहचान करनी है कि किन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट री एम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट। देखने में ये बिल्कुल सही लगता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुआ है वो अगर री एम्प्लॉय होता है तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें इमीडिएटली वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए कि ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर होता है और इमीडिएटली रीअपॉइंट होता है। अब चूंकि इसमें इमीडिएटली वर्ड नहीं है ना, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो सच्ची में बहुत टफ पॉइंट दिया इन्होंने, क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटायर के बाद अपॉइंट होता है उसको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें इमीडिएटली वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे इस ऑप्शन में इमीडिएटली वर्ड नहीं है, इसलिए एक नहीं हो सकता। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ क्लास 4 सर्विस। अगर कोई चतुर्श्रेणी कार्मिक है और अगर वो 6 महीने से कम के लिए लग रहा है तो सही बात है, इसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया था। अ पर्सन इज री एम्प्लॉयड आफ्टर रिजाइनिंग। अगर कोई बंदा रिज़ाइन करने के बाद वापस आ रहा है उसी पोस्ट पे, तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं कि किन किन को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो एक को एग्जेम्पशन नहीं है, थर्ड बंदा रिज़ाइन करके गया था तो उसे भी एग्जेम्पशन नहीं है। एग्जेम्पशन नहीं है का मतलब यही है कि उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट ला के देना पड़ेगा। और अ टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ ऑलरेडी बीन मेडिकली एग्जामिन्ड इन वन ऑफिस इज ट्रांसफर टू अनदर ऑफिस विदाउट अ ब्रेक इन सर्विस। तो एक बंदा एक अस्थायी कर्मचारी जिसका एक ऑफिस में मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है और बिना ब्रेक के वो दूसरी जगह ऑफिस में जाता है, तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चौथे वाले को भी ज़रूरत नहीं है। तो 2 नंबर केस में और 4 नंबर केस में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ, अगर मैं एग्ज़ाम में होता और इसमें मान लीजिए ऑप्शन में अंदर 2, 4 और 1 भी होता और ऐसा कोई ऑप्शन होता तो मैं भर देता इसको, लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन में आपको 2 ही पसंद करने हैं, तो 2 और 4 सीधे सीधे मामले हैं। 2 और 4 के मामले में है ना एग्जेम्पशन है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ, इन 2 मामलों में साफ साफ एग्जेम्पशन है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये वाला 3rd पॉइंट। चतुर्श्रेणी का एक कर्मचारी जो अस्थायी रिक्त पद पर 6 माह से कम अवधि के लिए नियुक्त किया जा रहा हो, उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से एक अस्थायी राज्य कर्मचारी जिसकी चिकित्सा परीक्षा पहले ही, यानी जिसका मेडिकल एग्जामिनेशन पहले ही किसी ऑफिस में हो चुका है और अब सेवा में व्यवधान के बिना, यानी बिना इंटरप्शन के वो दूसरे कार्यालय में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसे भी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है, मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात सही हो गई है। तो एक ये 2 नंबर में है और एक ये 4 नंबर में है। एक वाला पॉइंट बहुत नज़दीक था। तो किसी ने अगर हो सकता है 1 और 2 लिख दिया हो तो मेरी सिंपैथी है उनके साथ, बट अभी के लिए वो गलत माना जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है। हु इज़ एलिजिबल फॉर स्टडी लीव। किसको अध्ययन अवकाश मिलेगा। अ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अगर एक टेम्परेरी एम्प्लॉई है, 3 साल की सतत सेवा पूरा कर चुका है, तो उससे स्टडी लीव पे भेजा जा सकता है। अ गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू परस्यू मास्टर डिग्री फ्रॉम IARI पूसा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना चाहता है और अपनी मास्टर डिग्री करना चाहता है, तो मेरे ख्याल से यस,
इसे भी स्टडी लीव के लिए एलिजिबल है, क्योंकि एक तो वो खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है और जहाँ भी जिस संस्थान में रहा है ना वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है। तो इसका मतलब है बाद में उसे अपनी जॉब करने में आसानी होगी या वो और बेटर जॉब कर पाएगा। तो मुझे ये यस लगता है। अ पुलिस ऑफिसर हु वांट्स टू परस्यू कोर्स ऑफ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल लॉ, इसी नियम से मुझे ये भी लगता है कि हाँ इसे भी स्टडी लीव मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मुझे अभी तो प्राइमा फेस लग रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो क्रिमिनल लॉज की स्टडी करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, अगर वो पढ़ के आएगा तो अपनी जॉब अगेन बेटर ढंग से कर पाएगा। तो इसमें भी हाँ होना चाहिए। अब मुसीबत ये है कि इनमें से आपको एक को ही पसंद करना था, इसमें वैसा चॉइस नहीं था ABCD में। अब जो दावे के साथ है वो ए तो है ही है, मैंने नियम नीचे देखे, उसमें जिसकी 3 साल की सर्विस है उसे तो भेजा जा ही सकता है। तो हो सकता है कि बोर्ड जब आंसर की देवे तो ए आंसर देवे, लेकिन मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन चैलेंजेबल हो सकता है, क्योंकि क्योंकि इन दोनों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं इसका पीछे रीज़न बताता हूँ आपको, है ना। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो नियम लिखा हुआ है। नियम में पहले तो ये लिखा है कि अध्ययन अवकाश उन अस्थायी राज्य कर्मचारियों को भी अनुजेय होगा, यानी परमिजेबल होगा, जिन्होंने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है। तो ये तो नियम हो ही गया, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं। और अभी आप नीचे पढ़ो, राजस्थान सेवा नियम अध्याय 11 का खंड 4 क्या कहता है। नियम 110 में अध्ययन अवकाश स्वीकृत करने हेतु आधार स्पष्ट किया है। क्या आधार है? इसके अनुसार राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अनुसंधान कार्य करने जो स्वीकारकर्ता की सम्मति में विभागीय कार्य जिसमें वो नियोजित है के हित में आवश्यक समझा जाता है अनुज्ञेय है। जैसे क्या लिखा है, ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर है तो उसे स्टडी लीव मिल सकती है अगर वो एक ऐसे पाठ्यक्रम यानी ऐसे कोर्स में जाना चाहता है जो कि कैसे कोर्स में जाना चाहता है, या कोई वो साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है या कोई टेक्निकल नेचर का रिसर्च करना चाहता है, जिसके बारे में छुट्टी जो देने वाला अथॉरिटी है उसको लगता है कि ऐसा करने से संस्थान का हित होगा। तो अब बात वही है ना कि अगर कोई बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है और वहाँ से PG डिग्री करना चाहता है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लग सकता है कि भाई ये बंदा सीख के आएगा तो और बेटर काम करेगा, तो वो छुट्टी दे ही सकता है इस नियम के हिसाब से। तो इसमें आगे लिखा है, इस प्रावधान से स्पष्ट है कि राज्य कर्मचारी को अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम हेतु ही अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाना चाहिए जो कि राज्य कर्मचारी के वर्तमान पदों के कर्तव्य से जुड़ा हुआ हो। तो मेरे को दोनों ही वो जुड़े हुए लग रहे हैं। पहला वाला बंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था और IRAI में जाना चाहता था, तो वो भी रिलेटेड लग रहा है। और जो दूसरा वाला पुलिस वाला है वो भी क्रिमिनल वगैरह में इन्वेस्टिगेशन में उसको मदद ही मिलेगी केस सॉल्व करने में, तो वो भी मुझे सही लग रहा है। तो साफ लिखा है कि राज्य कर्मचारी को ऐसे कोर्सेज के लिए अलाउ किया जाना चाहिए जो उसके वर्तमान पद के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ हो तथा ऐसे कोर्सेज के अध्ययन से उसे विभागीय कार्य निस्तारण में कर्मचारी को निपुणता प्राप्त होती हो। तो मुझे B और C भी सही लग रहे हैं। तो या तो क्या होता कि ये क्वेश्चन में बोलता कि कौन अवकाश छुट्टी के लिए पात्र नहीं है, तो ये जो बंदा है ना ये क्लियरली पात्र नहीं है, क्योंकि ये भी नियमों में लिखा है कि जिसकी 20 साल की सर्विस पूरी हो गई है उसे स्टडी लीव नहीं मिल सकती। तो ये श्योर है कि D वाला बंदा नहीं पात्र है और ये श्योर है कि A वाला पात्र है। B और C जो है ना थोड़ा सा विवेकाधीन है, तो B और C थोड़ा विवेकाधीन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कह नहीं सकता। इसका आंसर हो सकता है A प्रिंट हो क्या है, या हो सकता है ऑब्जेक्शन के बाद ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। 41 आइडेंटिफाई कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब ये भी थोड़ा हद ही है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपन पढ़ रहे थे, उसमें जनरली अपन राइट्स वगैरह याद करके जाते हैं तकलीफ होगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये पूछा है। लेकिन इससे क्वेश्चन घुमा दिया, इससे पूछ लिया कि बताओ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो बाय ओनली स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, तो हाँ एक कंज्यूमर की जिम्मेदारी बनती है कि हर चलती चीज़ ना खरीद ले, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदे। असर्ट योर सेल्फ टू गेट फेयर डील, ऐसी कोशिश करें कि आप अपने आप को फेयर डील में रखें। आप चोर बाज़ार से सामान खरीदते ही क्यों, आप उल्टा पुल्टा सड़ा हुआ माल खरीदते ही क्यों, तो आप खुद को भी फेयर रखो ना। आप कच्चे में सौदा लेते ही क्यों हो। इंसिस्ट ऑन कैश मीमो और बिल, ये भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप नकद सामान खरीदे तो उससे कैश मीमो मांगें, बिल मांगें,
ताकि बाद में अगर आपको लाइक आप उस प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आप शिकायत कर तो सको, तो ये तो प्रूव होगा कि हमने इस दुकान से माल ख़रीदा है। और फाइल कंप्लेंट इन एनी फॉरम, ये भी किसी को सही लग सकता है कि किसी भी फॉरम में, लेकिन किसी भी फॉरम में तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते ना, वहाँ पे तो बंधा हुआ है कि इस राशि तक की तकलीफ है तो आप जिला आयोग में जाएंगे, 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक के मामले हैं तो आप राज्य आयोग में जाएंगे, 2 करोड़ से बड़े वाले मामले हैं तो आप राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। तो ये जो एनी वर्ड है ना कि किसी भी फॉरम में हम जा सकते हैं, ये नहीं है। तो 1, 2 और 3 सही हैं, आप इसमें से देखिएगा 1, 2 और 3, तो डी इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिएगा, बट सही लग रहा है मुझे 1, 2, 3। ये NCERT वाली बुक है, वहाँ पे ये तीनों पॉइंट मुझे मिले। कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन नाम से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 है, 2023-24 का एडिशन है, पेज नंबर 231 है। वहाँ पे एक तो ये सेकंड पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन ऑल देयर डीलिंग्स, तो मतलब आपको फेयर डीलिंग करनी चाहिए, यहाँ से पता लग रहा है। एक है टू बी assured of quality he should buy products with standardization marks, तो जो कुछ वूल मार्क, हॉल मार्क, FEO मार्क, ISI मार्क का ये लगे हुए देख के ही खरीदने चाहिए, तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मार्केशन वाले प्रोडक्ट खरीदने के लिए कह दिया है। एंड लास्ट है कि कंज्यूमर शुड कीप रिसिप्ट, तो कंज्यूमर को अपने पास रसीद रखनी चाहिए, एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी परचेज के डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, बिल वगैरह होते हैं, रखने चाहिए। क्यों? दीज मे बी नीडेड एज प्रूफ ऑफ परचेज फॉर फाइलिंग कंप्लेंट इन केस ऑफ प्रॉब्लम, डिफेक्टिव या मेला फंक्शनिंग प्रोडक्ट्स। अगर आपका प्रोडक्ट फंक्शन नहीं करता है या ख़राब प्रोडक्ट मिल गया तो फिर आप उसके बेसिस पे ही तो शिकायत कर पाओगे। तो तीनों पॉइंट इससे साबित होते हैं। वैसे इसमें 9 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 में आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड बताए हैं। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। पता नहीं कहाँ से ही दे दिया क्वेश्चन, होने को तो कहीं से हो सकता है। आप जैसे ऑडिट के अंदर बैलेंस शीट ऑडिट होता है, बैलेंस शीट ऑडिट में स्टॉक की ऑडिट भी होती है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन के ये सारे नियम है, तो कनेक्ट तो कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब मैं आपको पहले बता दूँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आपने एक माल 5 रुपये की रेट पे खरीदा, एक आपने मान लीजिए 8 रुपये की रेट पे खरीदा और एक आपने 10 रुपये की रेट पे खरीदा। और ये भी मान लीजिए कि आपने पहली बार में 500 यूनिट, दूसरी बार में 400 यूनिट और तीसरी बार में आपने मान लीजिए 100 यूनिट खरीदी, ठीक है। तो फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माना जाता है। तो मतलब जब माल बिक जाता है तो पहले ये मानता है कि पहले ये बिका होगा, फिर ये बिका होगा और एंड में ये बचा होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेटेस्ट रेट पे वैल्यू करते हैं। मैं समझाना चाह रहा था कि चूंकि पहला आया, पहले ये गया फिर ये गया, तो हम बचे हुए माल को इस रेट पे वैल्यू करते हैं। ये समझ में भी आता है। फीफो सबसे आसान होता है, उसमें जो बचा हुआ माल है उसे लेटेस्ट रेट पे वैल्यू किया जाता है। तो अगर आपका फीफो समझा हुआ है तो फिर आप समझ जाएंगे कि इसमें फीफो में अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन लेटेस्ट रेट पे किया जाता है। तो आपका A3 के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब लीफो में क्या होता है, लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट मतलब जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा। तो लास्ट में क्या आया था, ये आया था तो पहले ये गया फिर ये गया। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो माल बचा हुआ है उसे पुरानी रेट पे काउंट करते हैं, ठीक है। लीफो के अंदर जो लास्ट में आया था वो पहले निकल गया, इसका मतलब है जो पहले वाला है वो रह गया, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का पुरानी रेटों पे वैल्यूएशन होता है। तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन पुरानी रेटों पे होता है। इससे आपका वैसे काम बन जाएगा। जो सिंपल एवरेज होता है उसमें क्या होता है, 5, 8 और 10 इसका बटा 3 करके ऐसे एवरेज बनाते हैं तो उसको सिंपल एवरेज बोलते हैं। और जब आप क्वांटिटी, जैसे 500 यूनिट पे आपने 2500 रुपये दिए, 400 यूनिट पे आपने 3200 रुपये दिए, इन 10 यूनिट पे आपने 1000 रुपये दिए, इन सब का योग लगाकर जब यूनिट्स का भाग लगाया जाता है, यानी जब रेट बनाते समय या स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय क्वांटिटी का और प्राइस का दोनों का ध्यान रखा जाता है, तो वो वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो वेटेड एवरेज मेथड में मूल्य की गणना हेतु आप परिमाण यानी मात्रा और कीमत दोनों का ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा। फीफो A का 3 के साथ मिलान हुआ, B का 1 के साथ मिलान हुआ। देख लेते हैं A का 3 अभी तक आया नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बस ये इसी काम हो गया। A का 3 के साथ मिलान होगा, B का 1 के साथ मिलान होगा। वेटेड एवरेज मैंने बता दिया, क्वांटिटी के साथ साथ आप रेट दोनों का ध्यान रखने हैं, तो आपका D का सेकंड के साथ जाके मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो B इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी शुड बी हेल्ड एज द ऑर्डर गिवन बिलो एक्सेप्ट। ओके, इसमें लिखा है सरकारी कंपनी में
लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है। देखिए जनरली रूल क्या है कि प्रथम लेखा परीक्षक की नियुक्ति CAG द्वारा इनकॉर्पोरेशन की तिथि से 60 दिन के भीतर की जाएगी। तो ये सही है, ये बात सच है कि जो फर्स्ट ऑडिटर होता है गवर्नमेंट कंपनी में, उसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑडिटर में इनकॉर्पोरेशन की तिथि से 60 दिन के भीतर उसको अपॉइंट करते हैं। मैं वापस बोलता हूँ 2 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने जब ऐसे पहले पढ़ा था और अब एकदम से मैं लेकिन बदलना नहीं चाहता, जो है बताता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट होना है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करेगा? CAG करेगा। और CAG कब करेगा? 60 दिन के भीतर करेगा, ठीक है। अब अगर वो 60 दिन के भीतर नहीं करता है, अगर वो 60 दिन के भीतर नहीं करता है तो अगले 30 दिन के भीतर कौन करता है? अगले 30 दिन के अंदर आपका बोर्ड उसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो 1 और 2 तो सही हैं, 1 और 2 तो सही हैं। तो इसमें लिखा है सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। ये थर्ड गलत है और फोर्थ गलत है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ कोई ऑप्शन दे रखे हैं क्या? अच्छा, ओके, मैं समझ गया। और उसके बाद क्या होता है मैं बता दूं इसमें गलती। अगर पहले कौन करेगा? CAG करेगा, ठीक है। अगर CAG से नहीं होगा, ठीक है, CAG से नहीं होगा तो नेक्स्ट 30 डेज में कौन करेगा? बोर्ड करेगा। और अगर बोर्ड से भी नहीं होगा तो नेक्स्ट 60 डेज में AGM कंक्लूड करके होगा। तो ये तीनों पैटर्न सही हैं। तो इसमें सिवाय पूछा है ना, तो यानी 1, 2 और 3 तो सही है, तो केवल ये 4 गलत है। केवल ये जो चौथा है ना, ये गलत है। तो केवल 4 गलत है। इसमें केवल 4 दे रखा है क्या? केवल 4 तो इसमें दे नहीं रखा इसमें। ठीक है यार, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं वापस एक बार ओरिजिनल पेपर से इसकी लैंग्वेज देख लूँगा अभी। पर अगर केवल एक को गलत करना हो तो ये जो लिखा है ना कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति 60 दिन के भीतर होती है। तो 60 दिन के भीतर नहीं होती, 180 दिन के भीतर होती है। तो ये फोर्थ गलत है। तो इसमें लिखा था कि सरकारी कंपनी में लेखा परीक्षक की नियुक्ति इसके अलावा नीचे दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी। तो 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। तो अब केवल 4 तो फिर ऑप्शन है ही नहीं। तो केवल 4 ऑप्शन नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। और अगर इसके अंदर अतिरिक्त शब्द नहीं है तो फिर क्वेश्चन अलग होगा। तो मैं ओरिजिनल पेपर से अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन अपन ये पूरा आप देख लीजिएगा ना, इसका फोटो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें साफ लिखा है, मैं आपको बताऊँ कि सरकारी कंपनी में नियुक्ति CAG द्वारा 60 दिन के अंदर की जाएगी। अगर असफलता होती है तो संचालक मंडल उसके 30 दिन के भीतर करेगा। और वहाँ पे भी असफलता रहती है तो स्पेशल जनरल मीटिंग कंक्लूड करके 60 डेज के भीतर। तो ABC तो सीक्वेंस सही है, चौथा वाला गलत है, क्योंकि चौथे वाले में गलत ये है कि बाद में जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर की नियुक्ति होती है वो 180 दिन के भीतर होती है। तो D गलत है, ABC सही है। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद है हु चेयर्स द GST काउंसिल ऑफ इंडिया। GST काउंसिल की बैठक कौन लेता है? तो GST काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री लेते हैं। तो RBI के गवर्नर लेते हैं, टैक्स कमिश्नर लेते हैं, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं, नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर लेते हैं। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है, जैसे अभी निर्मला सीतारमन है, तो वो लिया करती हैं, है ना। वीकनेस लेटर इज कंसर्न विद इवेल्युएशन ऑफ। एक वीकनेस लेटर होता है, जैसे जो आपका ऑडिटर आता है वो आपके जब ऑडिट करके जाता है तो वो ऑडिट रिपोर्ट तो देता ही देता है, लेकिन उसने ऑडिट के दौरान जो खामियां पाई या जो आपके सिस्टम में कमियां पाई ना, तो वो उसके लिए एक वीकनेस लेटर देता है। तो वीकनेस लेटर इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल। एक यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जैसे मान लो को व्हाट इज द लेटर ऑफ वीकनेस, तो किसने जवाब दिया, वेल अ लेटर ऑफ वीकनेस इशूड बाय अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर is a letter that consists all the details of everything they found wrong with the internal control of the company during the audit। यानी उन्होंने कंपनी की ऑडिट के दौरान इंटरनल कंट्रोल में जो भी गलती पाई उसको वो बता देते हैं, ताकि भाई अपन CA हैं, मान लो अपन ऑडिटर हैं, अपन क्लाइंट को बता देते हैं देखो मैं रिपोर्ट तो दे रहा हूँ लेकिन मेरे हिसाब से ये कमी है, आप इन एरियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक लेटर ऑफ वीकनेस देंगे तो आपका क्लाइंट बेटर ही करेगा, उसकी संस्था नेक्स्ट टाइम
सीए जाएगा तो उसको थोड़ा बेटर मिलेगा और उस संस्था का भी भला हो जाएगा। ठीक है, तो दोष पत्र या कमजोरी का पत्र बोलते हैं। कमजोरी का पत्र, लेटर ऑफ वीकनेस, इज ऑल अबाउट इंटरनल कंट्रोल में पाई गई खामियों के बारे में। क्या बात है, गजब हिंदी और इंग्लिश। 43rd को अपन वापस देखते हैं, ओरिजिनल पेपर ये था ना, उसमें क्या लिखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी शुड बी हेल्ड एज द ऑर्डर गिवन बिलो एक्सेप्ट, यानी इस 4 में से 3 सही हैं सिवाय एक गलत के। तो इसमें लिखा है द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बात सही है कि समामिलन के 60 दिन के भीतर पहला ऑडिटर CAG अपॉइंट करेगा, ये बात सही है। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में अपॉइंट करेगा, ये बात भी सही है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चूक करता है तो होता ये है कि अगले 60 दिन में, यहाँ में शब्द भी ध्यान देना, अगले 60 दिन में स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाकर जनता यानी शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है, अगर इसमें ऑफ और इनको इग्नोर किया जाए, ऑफ शब्द लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे ऑफ की जगह इन होना चाहिए था, तो अगर इसको इग्नोर किया जाए मोटे तौर पे आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि 60 दिन के भीतर अगर बोर्ड भी चूक जाता है तो 60 दिन के भीतर शेयर होल्डर्स स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाकर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, तो ये भी सही है। तो केवल यही एक गलत हुआ क्योंकि इसमें लिखा है कि जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसे 60 डेज में अपॉइंट करना होगा, जबकि फर्स्ट ऑडिटर के बाद में फ्यूचर में कभी भी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो वो 180 दिन के भीतर किया जाता है। तो 4 जो है ना क्लियर गलत है। तो अब 4 क्लियर गलत है, और अगर इस थर्ड की थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज को माने तो थर्ड थोड़ा सा गलत है, ऑफ की जगह इन होना चाहिए था। तो या तो केवल 4 होता कि केवल इसमें 4 गलत है तो वो नहीं रखा, या वो ये 3 और 4 दोनों को गलत मानता पर इसमें 3 और 4 भी गलत नहीं है, तो यार ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट में जाएगा, दोनों ही एंगल से डिलीट में जाएगा, ऐसे जाए चाहे वैसे जाए, क्योंकि जो सीक्वेंस मैंने अभी बोल दिया, थोड़ी देर पहले ही बोला, वापस बोल रहा हूँ। अब चाहे तो मुझे और व्हाट्सएप कर लेना, मैं ऑडियो क्लिप बना के भेज दूंगा, मैं जितना समझा पाया था वो समझाया ही है। ये 43rd डिलीट में जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं 5 क्वेश्चन और बनाऊंगा इस वीडियो में, फिर देखते हैं कि बाकी अगली वीडियो में 100 क्वेश्चन एक साथ रखें या 50-50 की वीडियो बनाएं, जैसी भी लेंथ होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो भी अपलोड करते तो कभी कभी क्रैश ही हो जाती है। खैर 46 क्वेश्चन है, फ्रॉम 1965 ऑनवर्ड्स व्हाट इनिशिएटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन टू स्टेबलाइज प्राइस ऑफ मेजर फूड ग्रेन्स एंड टू सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट टू लोअर इनकम ग्रुप। ओके, कहता है कि जो मेन खाद्य अनाज होते हैं उनकी कीमतें स्टेबल रहें, और जो गरीब लोग होते हैं, निम्न आय समूह के लोग होते हैं, LIG लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, उनको सब्सिडाइज रेट पे, सस्ती रेटों पे खाद्यान्न की आपूर्ति नॉन स्टॉप होती रहे। उसके लिए भारत सरकार 1965 से क्या प्रयास कर रही है? बफर फ्लो रख रही है, बफर स्टॉक रख रही है, मार्केटेबल सरप्लस रख रही है, बफर डिस्काउंट रख रही है। तो बफर स्टॉक, आई विल से बफर स्टॉक रख रही है गवर्नमेंट, ठीक है, और ताकि अगर शॉर्टेज हो जाए तो कालाबाजारी को रोकने के लिए, महंगाई से निपटने के लिए और गरीबों लोगों को दे पाने के लिए बफर स्टॉक रखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखिए, द बफर स्टॉक, यहाँ से मैंने कहीं से पढ़ा है, द बफर स्टॉक हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फूड थ्रू PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दस एंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी, है ना। मतलब बफर स्टॉक रख के गवर्नमेंट फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको राशन की दुकान बोलते हैं आराम से आसान भाषा में, उसके माध्यम से फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करती है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कुशन ड्यूरिंग प्राइस राइजेस, जब कीमतें बढ़ने वाली होती है ना तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करता है, ड्यू टू शॉर्टफॉल, दस हेल्पिंग इन स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, इससे प्राइसेस में स्टेबलाइज होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बफर स्टॉक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फिएट मनी। क्या होती है? तो फिएट मनी में आती है आपकी करेंसी और कॉइन्स। मैं EFM का नहीं हूँ पर मैंने थोड़ा बहुत देखा, तो करेंसी और कॉइन जिसके पीछे RBI की गारंटी होती है उसे फिएट मनी कहते हैं, अधिदिष्ट मुद्रा कहते हैं। तो ऑप्शन में गोल्ड कॉइन नहीं, करेंसी नोट हाँ, कॉइन्स हाँ, चेक नहीं, तो 2 और 3 बी आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी एक लाइन पढ़ लीजिए, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी एज RBI प्रोमिसेस टू द वैल्यू ऑफ करेंसी एंड कॉइन, क्योंकि RBI के पीछे गारंटी होती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, सच में पेपर ने बहुत ज़बरदस्त ली है अपनी।
टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल लीव टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब इतनी तरह की लीव थी, मतलब उसमें टर्मिनल लीव आया है, हद हो गई। हाँ, मैंने ही नहीं पढ़ा जीवन में कभी। टर्मिनल लीव टू द एक्सटेंट ऑफ प्रिविलेज लीव ड्यू एंड एडमिसिबल मे बी ग्रांटेड टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द टर्मिनेशन। मतलब ये कह रहा है कि देखो, मेरे को इसका आंसर बिल्कुल नहीं पता है, पर जितना मैं पढ़ पाया ढूंढा, तो ये कह रहा है कि टर्मिनल लीव जो होती है प्रिविलेज लीव के एक्सटेंट तक उसे मिला करेगी इनमें से, मतलब किसको टर्मिनेशन पे वो मिल जाएगी, इनमें से किसको मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको सर्विस से डिसमिस किया गया हो, तो इसका तो मैं श्योर हूँ कि जिसे सर्विस से डिसमिस कर दिया गया हो उसे टर्मिनल लीव एडमिसिबल नहीं होगी। अब बी, सी और डी पे बात ठहरती है। बी में लिखा है वेयर द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हैव बीन टर्मिनेटेड अंडर पेनल्टी। इसमें भी मैंने इसको देखा नहीं है, पर मुझे इसमें लगता है कि जिसको पेनल्टी के तहत टर्मिनेट किया गया हो उसे भी टर्मिनल लीव नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब सी में लिखा है इफ पर्सन एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 ईयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन टर्म ऑफ आरसीएस रूल। अब आरसीएस रूल का मतलब राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स है। तो ये कहता है कि अगर एक बंदे को आरसीएस रूल्स के तहत अपॉइंट किया गया था और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया गया था और 1 साल से ज़्यादा के लिए अपॉइंट किया गया था, तो उसको टर्मिनल लीव टर्मिनेशन पे एडमिसिबल होगी। अब ये नियम एक ज़माने में होता था, लेकिन अब ये विलोपित कर दिया गया है। ये नियम एक ज़माने में होता था, जब मैं ऑनलाइन डाउनलोड देख रहा था, तो जो 2007 के आसपास की ऑनलाइन मैंने आरएसआर पीडीएफ देखी, तो उसके अंदर ये नियम था कि टर्मिनल लीव इनको अलाउ होगी, लेकिन अब ये विलोपित कर दिया गया है। तो अगर बाय द वे आंसर सी आ जावे तो आज के दिन तो सी विलोपित है, तो फिर ये क्वेश्चन डिलीट में फंसेगा। अगर मेन आंसर की जो बोर्ड रिलीज करता है उसमें अगर सी आता है तो फिर ये विलोपित है, उसका नीचे नियम मैं अभी बता दूंगा आपको। और तो बी मुझे लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, सी विलोपित हो चुका है तो ये नहीं होना चाहिए, तो फिर मैं अभी इसका हाल फिलहाल आंसर डी दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से अगर आंसर, क्योंकि डी भी मुझे कहीं मिला नहीं, तो ये कह रहा है कि अप्रेंटाइज ऑफ गवर्नमेंट हु कंटिन्यू टू बी गवर्नड बाय नॉर्मल रूल्स एप्लीकेबल टू देम। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के वो अप्रेंटाइज जो बाद में भी नॉर्मल रूल्स जिनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे उनको टर्मिनल लीव दी जा सकती है। तो अगर मेरे को भरना ही होता है एग्जाम में, मैं कोई कसम खा के गया हूँ कि मैं भर के आऊँगा, तो मैं शायद इसका डी भर देता। बाकी बी और सी में दोनों मेरे को डाउट लग रहे हैं। ठीक है, आप मेरे समझाने से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या किस दिशा में चीज़ें जाएंगी। अब किसी को अच्छा किसी को बुरा लग सकता है, क्योंकि देखो हर कोई बंदा चाहता है मेरा आंसर सही जा रहा हो तो वो डिलीट ना हो, और ठीक है ना, वो सामान्य सी चाहत है, उसमें कोई नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट मुझे जो लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ, और मेरे बताने या छुपाने से ऐसा कोई है तो नहीं, जो है वो तो ट्रुथ है ही। लोग भी ढूंढ ही रहे होंगे, आंसर की आने तक बंदा यही करता है, वही आंसर ही ढूंढता है। तो मैंने जस्ट लिख दिया है कि अगर सी दिया जाए तो ध्यान दें कि ये वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या F19 वित्त नियम 2006 दिनांक 22/9/2014 द्वारा विलोपित कर दिया गया है। तो कभी किसी जमाने होता था कि इनको मिलेगी, लेकिन अभी विलोपित हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैटरनिटी लीव। तो जो मातृत्व अवकाश मिलता है, जो प्रसूति छुट्टी मिलती है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। तो इसमें 3 ट्रू है। कहता है प्रसूति छुट्टी अस्थायी महिला सेवक के लिए भी स्वीकार्य है। तो हाँ, जो टेम्परेरी एम्प्लॉई है ना, टेम्परेरी फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसे भी ये छुट्टी मिलती है, तो ये बात ट्रू है। और किसी महिला सरकारी सेवक को तीसरी बार प्रसूति छुट्टी मंजूरी की जा सकती है यदि उसका कोई जीवित बच्चा नहीं है। तो वैसे जनरली 2 बार मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन अगर उनके नहीं जीवित बच्चा बचा है तो 3rd टाइम जाने पर भी उनको मैटरनिटी लीव मिल सकती है। प्रसूति छुट्टी को सेवा पुस्तकों में अभिलिखित किया जाएगा और छुट्टी खाते में से इसे घटा दिया जाता है, ये गलत है। सर्विस बुक में आपकी इसकी एंट्री ज़रूर होगी, लेकिन आपके सर्विस अकाउंट में से छुट्टियां कटेंगी नहीं, इसकी अलग से एंट्री होगी। तो ये जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो सी इसके अंदर गलत स्टेटमेंट है। बाकी प्रसूति छुट्टी किसी भी सरकारी महिला सेवक को गर्भपात की स्थिति में मिल सकती है, तो मिस कैरेज और एबॉर्शन के केसेस में भी छुट्टी मिलती है, तो ये ट्रू है। तो ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, इधर साफ लिखा है ऐसी काल अवधि के दौरान छुट्टी पर जाने से पहले वो जो पहले वेतन ड्रॉ कर रही थी वो लेती रहेंगी। ऐसी छुट्टी को छुट्टी लेखा में से विकलित नहीं किया जाएगा, मतलब घटाया नहीं जाएगा, किंतु सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री की जाएगी, तो नहीं घटाया जाएगा, ये मेन रूल है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप काफ़ी थक गए होंगे, मैं भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। इसमें से ऑब्जेक्टिव का क्या, ऑडिटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ये तो सबसे मेन उद्देश्य है। खातों पे एक स्वतंत्र और मुक्त राय व्यक्त करना, ये तो ऑब्जेक्टिव है। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, इसे होल्ड पे रख लो। एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी है।
ये ऑडिट का काम है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जाए। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, ये भी एक हद तक उद्देश्य होता है कि भाई खातों में गड़बड़ चल रही है तो उसकी रोकथाम या बचाव किया जाए, नियंत्रण किया जाए। बाकी ये जो है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाए, तो ये काम अकाउंट्स का होता है। अकाउंट्स जब बनते हैं तो उनको यूज़ करते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि संस्था की फाइनेंशियल स्थिति क्या चल रही है, लाभ हानि की स्थिति क्या चल रही है। तो ये ऑडिट का उद्देश्य नहीं है। ऑडिट के वो तीनों ही उद्देश्य हैं कि खाते ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स की चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जांच करना, और फ्रॉड्स को होती कोशिश डिटेक्ट करना, पता लगाना और आगे के लिए प्रिवेंट करना। ये ऑडिटर का काम होता है, तो भी नहीं होता है काम। चलिए, होप आप ये वीडियो के बाद अगले वीडियो भी देखेंगे। चलिए, कुछ लगे बात तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और क्योंकि नो हार्ड फीलिंग फॉर एनीबडी, और ना ही किसी को फेवर या ना किसी को, ना मेरे को डेढ़ होशियारी। मुझे जो लगा, अगर मेरे को कच्चा आंसर पता है तो मैंने कच्चा आंसर ही बोला है, तो उसी तरह से लीजिएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्लेमर पहले ही दे चुका कि मैं ये मेरी समझ से दे रहा हूँ, इसको आप कोई आधार मत बना लीजिएगा, ठीक है। चलो।